हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो, सो कल हम लोग ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम लोग ने फिनिश किया था, जो था कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020। कारो 2020 की बात करी थी, ठीक है ना। सो अच्छे से आपको समझ में आया? आपको कारो में आपको कोई भी कुछ क्वेरी है आपको, तो प्लीज अभी मौका है, पूछ लीजिएगा। कुछ भी डाउट, डिफिकल्टी, क्वेरी, पक्का एक एक क्लॉज आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो फिर शुरू करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे पूरा अभी तक जितना भी पढ़ा है, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज कॉस्ट ऑडिट इस टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे। राइट, एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन होगा। चलो लेट्स रॉक गाइस। बोलेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। आपका फेवरेट डेफिनेशन ऑडिट का बोलो। Audit is defined as an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. सही है। अब बात करेंगे आपका फेवरेट कंपनी ऑडिट। सो कंपनी ऑडिट के डेफिनेशन, कंपनी ऑडिट के अभी पूरे एक एक जो सेक्शन है उसको मस्त बोलना है आपको। रेडी हो आप लोग सब? बिना बुक में देख के, मतलब पूरा आपको अपने आप पे भरोसा रखना है कि भाई आप बोल सकते हो करके, नेचुरली बॉडी के अंदर से आने देना। चलिए, सो फर्स्ट सेक्शन अपन बात करते हैं, सेक्शन नंबर 141। तो सेक्शन नंबर 141 किसके बारे में बात करता है? एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। Who is eligible to act as the auditor of the company? Chartered accountant. When is that chartered accountant qualified? When he is practicing. Practicing where? In India. Best step. अगर फर्म को अपॉइंट करना है तो प्रोविजन क्या कहता है? मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। अब बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशंस की। सेक्शन नंबर कौन सा है? 141 सबसेक्शन 3। सो फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन क्या कहता है? बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट है। क्वालिफाइड कौन है? एलएलपी। डिस्क्वालिफाइड कौन है? कंपनी। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। सिक्स पॉइंट हम लोग ने क्या पढ़ा था? अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज एम्प्लॉयड एज अ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन, ही विल बी व्हाट? डिस्क्वालिफाइड। फिर बात करते हैं फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन, जो क्या कहता है? अ पर्सन हु इज एलिजिबल और हिज पार्टनर और हिज रिलेटिव, नंबर वन, होल्डिंग एनी सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट इन द कंपनी, holding company, subsidiary company, associate company and subsidiary of such holding company. However, a relative may hold up to face value of rupees 1 lakh. सही बात है। If the amount exceeds the threshold limit, corrective action should be taken within 60 days from the date of acquisition of such interest or security. उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट उसके अंदर क्या कहता है? बोलो ना। इंडेप्टेड इन एक्सेस ऑफ रुपीज 5 lakhs टू द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। फिर इनडायरेक्ट इंडेप्टनेस की बात करते हैं, जिसमें क्या कहता है? गिवन एनी गारंटी और सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेप्टनेस ऑफ एनी थर्ड पार्टी, बराबर। तो क्या हो जाएगा? ही विल बी डिस्क्वालिफाइड बट इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1 lakh। अब फिफ्थ डिस्क्वालिफिकेशन क्या कहता है? बिजनेस रिलेशनशिप। बेटे व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज बिजनेस रिलेशनशिप? अ ट्रांजैक्शंस ऑफ कमर्शियल नेचर। सो बेटा वो क्वालिफाइड है कि डिस्क्वालिफाइड है? डिस्क्वालिफाइड है। बट क्या इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस है क्या? यस सर। नंबर वन, प्रोफेशनल सर्विसेज। नंबर टू, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट द आर्म्स लेंथ प्राइस। इजी एकदम? यस सर। उसके बाद अपन बात करते हैं सेवेंथ डिस्क्वालिफिकेशन की। क्या कहता है सेवेंथ डिस्क्वालिफिकेशन? दो डिस्क्वालिफिकेशन है। नंबर वन, अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, एंड उसमें सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स। कितना सीलिंग है? 20। ये कैसा सीलिंग है? पर पर्सन एंड नॉट पर फर्म। इट इज टू बी सीन एज ऑन दी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। कौन से कंपनीज इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है? स्मॉल कंपनी, वन पर्सन कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 crores। बट इन कंपनीज को कहते हैं इंक्लूड करना पड़ेगा। कब करेंगे इनको इंक्लूड? व्हेन दे डू नॉट कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 137 एंड 92। सही है एकदम? यस सर।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं 8th डिस्क्वालिफिकेशन, अ पर्सन इज कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग एंड अ पीरियड ऑफ हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, सो ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। इसी के साथ एक सेक्शन पढ़े थे, वो कौन सा था? 140 सबसेक्शन 5। उसमें क्या बोला? अगर एनसीएलटी उसको कन्विक्ट करता है फॉर फ्रॉड, ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर पीरियड ऑफ 5 years ऑफ एनी कंपनी। सही है एकदम? यस सर। अब बात करते हैं 9th वाला डिस्क्वालिफिकेशन, प्रोहिबिटेड सर्विसेज अंडर सेक्शन नंबर 144। सो हु कैनॉट प्रोवाइड? एलिजिबल पर्सन, हिज सब्सिडरी, एसोसिएट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी। किसे प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं? कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, बस इतना ही है। व्हाट ही कैनॉट प्रोवाइड? तो सर्विसेज एज मेंशन्ड अंडर सेक्शन नंबर 144। क्लियर है एकदम? यस। अब वो 144 के सर्विसेज में मेमोरी टेक्निक क्या दिया? बैड माफिया। सो बी मतलब क्या कहेंगे? बोलना पड़ेगा आपको, बैंकिंग सर्विसेज। सेकंड, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। डी मतलब डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। एम मतलब मैनेजमेंट सर्विसेज। ए मतलब एक्चुरियल सर्विसेज। एफ मतलब आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। आई मतलब इंटरनल ऑडिट। ए मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। एंड लास्ट में एनी अदर सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब। कोई डिफिकल्टी यहां पे नहीं। ऑडिटर अपॉइंट हुआ, अपॉइंट होने के बाद ही अट्रैक्टेड डिस्क्वालिफिकेशन, he has to vacate the office. Such a vacancy is called as casual vacancy. Section number 141 subsection 4। सही है? यहां पे अपना एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन निपट गया। बेटे कॉन्फिडेंस है क्या? अच्छा खासा। आगे बढ़ते हैं। आज क्यों स्लो कर रहा हूं? पूछो पूछो, मैं बहुत दिनों बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए आज इतने दिन का जो समय है ना अपना, आज पूरा उसमें आज यूटिलाइज करेंगे एकदम रिलैक्स होके। बट आपने सोच सोच के अच्छे से जवाब देना है, ठीक है? ओके। सेकंड, अभी सेक्शन कौन सा आता है अपना? 139, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की। सो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की बात करते हैं तो 4 सबसेक्शन है अपने पास। कौन से? 139 सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 7, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन। बहुत शानदार। सो अब मैं जितना पूछ रहा हूं उतना जवाब देना। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी इज डन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, सही या गलत की चिंता मत करो, जो आपको लग रहा है उसका जवाब देना। सो अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इफ दे फेल, पावर गोज टू दे अपॉइंट विद इन 90 days and the tenure is till conclusion of first annual general meeting. First auditor in case of government company appointed by Comptroller and Auditor General of India within how many days? 60 days from the date of incorporation. If they fail, power goes to they appoint within. If they fail, power goes to they appoint within. Tenure is till conclusion of first annual general meeting. Subsequent auditor in case of non-government company appointed by in the annual general meeting. Tenure is till conclusion of 6th annual general meeting. The meeting in which is first appointed is considered as first annual general meeting. सही है एकदम? ओके। Subsequent auditor in case of government company appointed by एनर्जी चाहिए Comptroller and Auditor General of India within how many days? Within how many days? From the commencement of the financial year, and his tenure is till conclusion of next annual general meeting. 139 subsection 8 किसके बारे में बात करता है? फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। सेक्शन नंबर पूछूंगा तो आपको नाम आना चाहिए, नाम पूछूंगा तो सेक्शन नंबर भी आना चाहिए। 139 सबसेक्शन 8 किसके बारे में बात करता है? फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। दो कंपनी से कौन सी? नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। दो रीजन से कौन से? रेजिग्नेशन एंड 3D। अगर अपन बात करें ये गवर्नमेंट कंपनी है, चाहे बेटे वो रेजिग्नेशन हो या चाहे वो 3D हो, इट विल बी फिल्ड इन बाय Comptroller and Auditor General of India within how many days? 30 days. If they fill, power goes to they will fill within 30 days. सही है एकदम? यस। बट अब बात करेंगे इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। बेटे अगर वो 3D के वजह से, मतलब डेथ, डिसोल्यूशन या डिस्क्वालिफिकेशन, सो इट विल बी फिल्ड इन बाय whom? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज। बट अगर ये रेजिग्नेशन के वजह से इन नॉन गवर्नमेंट कंपनी, क्या होगा बच्चों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स will fill the vacancy within 30 days, but such appointments shall be
approved by members within 3 months from the date of. शानदार. अब यहां से आगे बढ़ते हैं. मुझे एक बात बताइए दोस्तों, ऑडिटर के ऊपर एक ड्यूटी लगाई गई है इन केस ऑफ रेजिग्नेशन. सेक्शन नंबर कौन सा है? सबने बोलना है. सेक्शन नंबर कौन सा है? 140 सबसेक्शन 2, ऑडिटर्स ड्यूटी इन केस ऑफ रेजिग्नेशन. सो सिंपली उसने सबसे पहले क्या करना है? फाइल अ स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर ADT 3 विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज. क्या लिख के देना उसके अंदर? फैक्ट्स एंड अदर रीजंस कॉजिंग रेजिग्नेशन. किसे देगा ये? अगर ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो कंपनी एंड ROC, बट अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है तो कंपनी, ROC एंड C&AG. सही बात है. अगर ये नहीं देगा तो कौन सा सेक्शन एक्टिवेट होगा? 140 सबसेक्शन 3, जिसमें मिनिमम जुर्माना कितना लगेगा? ₹50,000 और ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन व्हिचएवर इज लेस. बराबर है. एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस फेलियर ₹500 पर डे आफ्टर द फर्स्ट, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीस 2 lakhs. यहां पे कंक्लूड हो गया अपना 140 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3. अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 2, जो बात करता है अबाउट रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स. सबने बोलना है रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स. तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स ये किसे 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 एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 crores. अनलिस्टेड पब्लिक हो गया. अभी प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड कंपनीज अदर देन A और B बट हैविंग बोरोइंग्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 crores. बट बोरोइंग्स के अंदर क्या आएगा? यहां पे पब्लिक डिपॉजिट्स भी आएंगे. सही है एकदम. यस. बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू विच कंपनीज? स्मॉल कंपनीज एंड 1 person कंपनी. अब जिस कंपनी को यह प्रोविजन एप्लीकेबल है, दे शैल नॉट अपॉइंट एन इंडिविजुअल ऑडिटर फॉर मोर देन, कमॉन कॉन्फिडेंस के साथ, फॉर मोर देन 1 term of 5 consecutive years, and an audit firm for 2 terms of 5 consecutive years, and an audit firm for 2 terms of 5 consecutive years. Cooling period is of 5 years. Common partner, brand name, trade name, common control. सही बात है एकदम. Yes sir. A break in term of 5 consecutive years is considered as completion of provision. सही है एकदम. Yes. Internal rotation हो सकता है क्या? 139 सबसेक्शन 2 में कॉन्फिडेंस है? Yes. आगे बढ़ते हैं. सेक्शन नंबर 177 किसकी बात करता है? ये ऑडिट कमिटी. सबसे पहले बात करेंगे उनके फंक्शंस के बारे में. बिना बुक में देख के बोलना है. यू कैन डू इट. फंक्शन सबसे पहले रिकमेंडेशन, रेम्यूनरेशन, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट. फिर क्या करेंगे? मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस एंड रिव्यू व्हाट द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस. सही है एकदम. यस. देन वो लोग एग्जामिनेशन भी करेंगे कुछ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, प्लस दे विल असिस्ट इन व्हाट? कॉर्पोरेट गवर्नेंस. यहां तक कॉन्फिडेंस है आपको? यस. अब इसके कॉम्पोजिशन की बात करेंगे. दे आर द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 3. उसमें के मेजोरिटी होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सारे के सारे होने चाहिए फाइनेंशियली लिटरेट, और उसमें का एक होना चाहिए एक्सपर्ट इन अकाउंट्स और फाइनेंस. सही है. ओके. अब बात करेंगे आगे मैनर एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. ये लोग कौन थे? हाँ जी, ऑडिट कमिटी. आप लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड ये लोग. सही है. तो भाई रिकमेंडेशन सबसे पहले कौन देगा? अगर ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी देगा. ऑडिट कमिटी क्या क्या चीजें देखेगा? यहां पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड वेदर इज कमेंसुरेट टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सही है. फिर चाहे तो बोर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है क्या? कि वेदर एनी प्रोसीडिंग्स हैज बीन पेंडिंग अगेंस्ट एनी कोर्ट, एनी ऑथोरिटी और ICI. बराबर. अब यहां पे बोर्ड के पास रिकमेंडेशन जाएगा तो 2 बातें होगी बच्चों. एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल बी सेटिस्फाइड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल नॉट बी सेटिस्फाइड. भैया अगर सेटिस्फाइड है तो बात आगे जाएगी किसके पास? एंड मेंबर्स विल डू दी. बट अगर बोर्ड सेटिस्फाइड नहीं है तो दे विल डू व्हाट? रेफर बैक द रिकमेंडेशन टू द ऑडिट कमिटी साइटिंग रीजंस. एंड इफ द ऑडिट कमिटी कंसीडर्स नॉट टू रिकंसीडर इट्स ओरिजिनल रिकमेंडेशन, बोर्ड क्या करेगा? रिकॉर्ड द रीजंस. बोर्ड सबसे पहले क्या करेगा? रिकॉर्ड द रीजंस एंड देन गिव इट्स
own recommendation to the members and members will do the appointment. That was section number 177. Easy एकदम. Yes sir. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं सेक्शन नंबर 142. किसकी बात करेंगे? बहुत सेक्शंस पड़े अपने पास अभी आपको लगा खत्म हो गया क्या? नहीं, बहुत बाकी है. सेक्शन नंबर 142 किसकी बात करता है? ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन की. सो ऑडिटर का रेम्यूनरेशन शैल बी फिक्स्ड इन दी एनुअल जनरल मीटिंग और in such a manner as may be determined therein. However, the remuneration of the first auditor may be fixed by only if it is appointed by it. सही है एकदम? Yes. Remuneration में क्या क्या आता है? Number 1, fees payable. Number 2, come on. Expenses incurred by the auditor in connection with the audit. And last में any facility extended to him. एक तो हम कुछ खर्चा करेंगे या तो हमें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है, बट विल नॉट इंक्लूड व्हाट? फीस पेड फॉर एनी अदर प्रोफेशनल सर्विसेज, वो इसके अंदर आएगा नहीं. सिंपल सी बात है. यहां पे खत्म हो गया सेक्शन नंबर कौन सा? 142. अब अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखने वाला सेक्शन कौन सा है? रिमूवल ऑफ ऑडिटर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर. तो कौन से दो सेक्शन है यहां पे? 140 सबसेक्शन 1 एंड 140 सबसेक्शन 4. सो 140 सबसेक्शन 1 किसके बारे में बात करता है? अब रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म. भाई ये मस्ती सूझेगी किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. सो दे विल पास अ रेजोल्यूशन एंड इन्फॉर्म टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म नंबर ADD2 विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज. फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या मिलेगा? अप्रूवल मिलने के बाद कौन आएगा? मेंबर्स. दे विल पास अ special resolution within how many days? 60 days. And then the auditor will be removed. But auditor will be given a right of being, opportunity of being heard. सही है एकदम? बेस्ट खत्म. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे? 140 सबसेक्शन 4. वो क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर. ये सेक्शन कब काम में नहीं आएगा? जब उस ऑडिटर का टेन्योर दैट इज 1 टर्म और 2 टर्म एज द केस में भी अगर खत्म हो गया तो ये सेक्शन काम में नहीं आएगा. बट उसके अलावा अगर आपको किसी और को अपॉइंट करना है तो आपने एक प्रोसीजर फॉलो करना है विच इज लेड डाउन अंडर सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 4. तो बेटा वो क्या प्रोसीजर है बताएंगे आप मुझे? सबसे पहले आपको क्या देना होगा? स्पेशल नोटिस. किसे देंगे? रिटायरिंग ऑडिटर को. ये बोलना बहुत जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है. सो आप स्पेशल नोटिस देंगे किसे? दैट रिटायरिंग ऑडिटर विल मेक व्हाट? Representation that will be circulated along with the notices to annual general meeting. But the company may fail. Company may, because of 2 reasons. Number 1, it was received too late. Or because of the company's default. So auditor has a right to read it in the annual general meeting. But अगर ये notice आपने representation circulate नहीं किया तो it should be filed with the registrar. बराबर? Yes. अब उसके बाद अगर एक अग्रीड पर्सन है, he feels that auditor is what? Defaming the company or seeking needless publicity. He is abusing the authority given to him. So tribunal अगर satisfied है तो क्या बोलेगा ट्रिब्यूनल? Not to circulate nor to be read in the annual general meeting. सही बात है एकदम. यहां पे कौन सा सेक्शन खत्म हो गया? 140 सबसेक्शन 4. यहां तक इन सेक्शंस में कोई डिफिकल्टी है क्या? नहीं. चलिए आप आगे बढ़ सकते हैं. अरे बोलो भाई, कॉन्फिडेंस क्या बोल रहा है? मेरे को सच्ची बताओ. मतलब देखो हम लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, अभी कितना आज का 12th लेक्चर है, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो क्या है? एक बार पढ़ना उसको, शुरुआत में थोड़ा सा आके रिवाइज करना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो है ही है, प्लस ये रिवीजन, ये रिटेंशन भी होना बहुत जरूरी है. नहीं तो क्या फायदा? मेरे को आपको मैंने पहले भी बोला है, ये घर पे आपसे होने वाला है नहीं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है. सुबह से लेकर शाम तक लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ एनर्जी बचा तो खुद के लिए टाइम दोगे. रिवीजन कब करोगे? इंसान होना आखिर, समझता हूं इस बात को. तो इसीलिए ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. बट जब ये रिवीजन कर रहे हो क्लास में तो आपको क्या नहीं आ रहा है वो आपने नोट करना है, उधर स्टार मार्क करना है, बट उतना एफर्ट करना है, फिर घर जाके थोड़ा तो उतना आपको पढ़ना पड़ेगा. क्लियर है एकदम? यस. अब बात करेंगे किसके बारे में? पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर के बारे में बात करेंगे. बोलना पड़ेगा आपको. बोलो सर रिमूवल ऑफ ऑडिटर तो भूल गया था मैं. वेरी गुड बेटा मुकुल, अब याद आ गया ना? गुड. सो अब यहां से बात करेंगे आप किसकी? पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर की. एकदम रिलैक्स. मैंने क्या बोला था? एक ही बार, मैंने उस टाइम पे याद है आपको बोला था एक ही बार बोलूंगा, बट वो आपके दिमाग में जाएगा. आज वो जो मैंने बोला था वो टेस्ट करेंगे आज की, सही में सर ने सच बोला था कि झूठ बोला था.
मुझे बताइए फर्स्ट पावर क्या है? राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब आपको ऐसी चीजें जो आपने खुद से लिखी थी, जो हाईलाइट किया था, जो मार्क किया था, वो चीजें आपके सामने फ्लैश होती होंगी। यही तो ब्यूटी है भाई। मुझे बताइए सबसे पहले एक्सेस कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स कर सकता है? वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, चाहे वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे हो या कहीं और रखे हो, बट कब कर सकता है? एट ऑल टाइम्स। मुझे बताइए अब और वो किसके बुक्स ऑफ अकाउंट कर सकता है? ब्रांच के भी कर सकता है, बिल्कुल। प्लस और किसके कर सकता है? सब्सिडरी एंड एसोसिएट के, बट इन रिस्पेक्ट टू ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। खत्म, फर्स्ट पावर खत्म हो गया। सेकंड पावर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो दे दिया, सेकंड पावर क्या बोलता है? राइट टू ऑब्टेन व्हाट? इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। सो क्या वो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन भी ऑब्टेन कर सकता है? कौन डिसाइड करेगा कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, कब चाहिए, कैसी चाहिए? ऑडिटर। अब भाई अगर ऑडिटर को इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती है, इफ द ऑडिटर इज नॉट प्रोवाइडेड विद द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द रेमेडी टू द ऑडिटर? रिपोर्ट टू द मेंबर्स, खलास। ही विल रिपोर्ट इट टू द मेंबर्स। कोई डिफिकल्टी यहां पे? नो सर, एकदम बढ़िया चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं ना बच्चा। अब उसके बाद थर्ड पावर क्या कहता है? राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग। अभी डिस्कशन बहुत बढ़िया हुआ था। क्या वो कोई भी जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है क्या? क्या वो एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ऐसी मीटिंग जिसमें अकाउंट्स जो ऑडिट किए उसने वो डिस्कस भी नहीं हो रहे फिर भी कर सकता है? यस सर। क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड कर सकता है क्या? क्या उसको नोटिस टू जनरल मीटिंग मिलना चाहिए क्या? क्या इसका पावर है? क्या ये इसका ड्यूटी है? किसी भी मैटर पे बोल सकता है? पक्की बात है। ही कैन ओनली स्पीक ऑन द मैटर्स विच, इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो। क्या होता है दिक्कत फिर इंग्लिश में बोलने में आती है। विच कंसर्न्स हिम एज ऑडिटर। सही बात है एकदम, यस। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पावर क्या है? मेंबर्स को रिपोर्ट कैसे करना है? अरे बोलो ना, फास्ट को एकदम फास्ट बोलो। फर्स्ट, 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 एफ फर्स्ट। ऐसे पीछे पीछे मत बोलो, ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट करो। एफ फर्स्ट, फिर से फास्ट बोले। एफ फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ए फॉर अकाउंट्स, एस फॉर स्टैंडर्ड्स, टी फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू। सही है एकदम, बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। फिर अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अब यहां पे उसका और एक पावर है, वो कौन सा है? राइट टू लीन, पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ फीस। इसके गाइडलाइंस दिया कौन? गाइडलाइन दिया कौन? ICAEW म्हणजे कोण? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। उन्होंने दिया भाई। विदेशी चीज पढ़ रहे हैं आप, देसी कुछ भी नहीं है बेटा। मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं, ठीक है। लविश तो खुश हो गया एकदम, है ना? ओके। सो अब यहां से बात करते हैं कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स लीगली या इलीगली कैसे आने चाहिए? काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए उसने? एंड फिर उसको पैसा मिला या नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिला, नहीं मिला तो वो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है। तो इसी के साथ अपने क्या बातें खत्म हो गई? पावर्स। कौन बोला ड्यूटीज? पावर्स खत्म हो गए ना भाई। हाँ, मेरे कान बहुत तेज है वैसे, आई एम अ वेरी गुड ऑडिटर, है ना? हाँ, तो यहां पे उसके पावर्स खत्म हो गए। अब यहां से बात करेंगे किसकी? ड्यूटीज के बारे में। सो फर्स्ट ड्यूटी क्या कहता है? वो हेडिंग याद आना चाहिए आपको। अरे क्या बोलता है? ड्यूटी टू इंक्वायर इनटू सर्टेन मैटर्स। तो कौन से मैटर्स है वो? ABCDEF। बोलो। ए फॉर एप्पल, बोलो। A for advances, B for book entries, C for company, D for deposits, E for expenses, F for cash। सही है एकदम, हो गया सर। अब एडवांसेस की बात करेंगे तो बस आपका घिसा पीटा पॉइंट है वो बोल दो एक बार इंग्लिश में। इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में बोलो। सर हिंदी में पूछो ना, हमारी राष्ट्रभाषा है सर। चुपो, बोलो। लविश बोल बेटा इंग्लिश में, खड़ा हो। हाँ बोलो, एडवांसेस का क्या पॉइंट है? एंड नॉट जुडिशियल बोले। हाँ ओके, बैठ जाओ। सो वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी शुड बी प्रॉपरली सिक्योर्ड and terms should not be prejudicial to the interest of the company. B for book entries. हाँ भाई आप बोलेंगे इंग्लिश में। आपका नाम क्या? हाँ आकाश, ऑल इंडिया रैंक 15। हाँ जी, फाउंडेशन का ऑल इंडिया रैंक 15। बताइए इंग्लिश में
आज आज मजा आएगा। ये क्या, ये इंग्लिश में बोलने वाली चीज है ना, तो एक एक खड़ा करके मजा आता है ऐसे। हाँ, फ्रॉड एंट्रीज देगा मन का अपना। अरे सर ने पूछा ना लिखने के लिए, अपन लिख देंगे फ्रॉड एंट्रीज। अच्छा, फेक एंट्रीज ऐसा वर्ड भी है उसके अंदर, वो एक्सप्लेनेशन है भाई। सो मिस्टर आकाश, अपने को बहुत आकाश पे जाना है ना, तो वेदर ट्रांजैक्शंस बाय क्या बोलेंगे, मियर बुक एंट्रीज आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। बैठ जाओ। हाँ भाई, हाँ हाँ, आपका नाम टिकेश, बताइए बेटा। सी फॉर तेरी ऐसा होएगा ना, सी फॉर कैश, फिर एफ फॉर क्या, फॉर कंपनी धोएगा। बोल सी फॉर, हाँ आगे। नुस्ता कंपनी याद करके नहीं जाना बाबू, बोलो। बोलने तो बहुत मारेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा। फिर इतने दिन क्या कर रहा था, उसके मैसेजेस पढ़ रहा था, उसमें तेरे को टाइम था उसको। हाँ बोल, जल्दी बोल, बोलो जल्दी, मेरे को आंसर चाहिए। गिव अप नहीं कर सकता तू, ये फाइनल एग्जाम है तेरा। ए पिन ड्रॉप साइलेंस, अब वो बोलेगा देखो, फाइनल एग्जाम में कुछ भी बोल। बोल, था ना उस दिन तू लेक्चर में, बस आना चाहिए। फिर क्या होता है ना, कोरस में सबको लगता है सबको आ रहा है करके, तुम समझो बात को। व्हेन वी आर इन द ग्रुप ना, कोरस में एवरीबडी फील्स दैट एवरीबडी नोज, और अच्छा भी लगता हो। मेरे को आपको यहाँ पे जबरदस्ती झूठी मूठी तसल्ली या खुशी नहीं देनी है ना। डीप डाउन इनसाइड यू शुड नो फॉर योरसेल्फ कि वेदर यू आर एबल टू से इट और नो, है ना। तेरे को बोलना पड़ेगा। आज मेरे पास बहुत टाइम है रिवीजन के लिए। तू हिंदी में पेपर देने वाला है कि इंग्लिश में देने वाला है? तो इंग्लिश में बोल, टूटी फूटी इंग्लिश बोल, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी नहीं आती। तू डर मत। क्या ठोक रहा वे, मतलब जितना तूने बोला ना उसमें उसका एक शब्द भी नहीं है कंपनी के अलावा। बोल, यही एग्जाम का प्रेशर है, आप समझो बात को। क्वेश्चन पूछा ना मैं, कुछ तो भी लिख के आएगा। फिर बच्चा क्या बोलता है, सर आपने इतना पढ़ाया, रिवीजन कराया, फिर भी हमको मार्क्स क्यों नहीं मिले। ऐसा है वो, बोलना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग पे जोर लगा। कम ऑन बेटा, यू कैन डू इट। अरे सब अपन परिवार है, एक परिवार है, कोई जज नहीं कर रहा तेरे। कोई जज कर रहा है इसको? कोई भी नहीं, सब सेम लेवल पे। वी ऑल आर वन बिग फैमिली मैन। समझ ले, पर्सनल ट्यूशन ले रहा मैं तेरी। मैं बहुत अलग लेवल का आदमी है, मतलब एक बार क्लास अभी हो गया ना, फिर खत्म। बोल जान, फिर क्या करेंगे? स्टार मार्क करेंगे। तुमने पहले नहीं करे, तुमने स्टार मार्क। अब देखो आगे की छोरी देख कैसे बोलती है, अभी जवाब देती देख। उसने पढ़ लिया चुपके से। नहीं पढ़ा, वेरी गुड। नाम क्या बेटे? रिया। दिया, अच्छा सॉरी। इंस्टीट्यूट को ऐसे लिखे आएंगे, देखो भाई कुछ तो भी एसेट्स रेट तुम तुम्हारे हिसाब से लगा लियो। लाइव स्ट्रीमिंग वाले बहुत मजा आ रहा तुमको। रुको, तुमको अभी तुमको भी पूछता हूं। बोल छोरी। हाँ हीरो। हाँ तो मेरी नजर तिरछी थोड़ी है बे साले। वेरी गुड, सही है ना एकदम? समझ में आया आपको भाई टिकेश, है ना? ओके आकाश, ये बोल पाएगा वापस एक बार तू? काहे बे? हाँ नौटंकी सूझ रही है तेरे को? हाँ चलिए, सो बोलो सब लोग एक बार, सी फॉर कंपनी। बच्चों ये अंदर के पॉइंट्स भी आपको रीड करने हैं, ठीक है ना? सिर्फ हेडिंग सी फॉर कंपनी सुन के खुश नहीं होना है। एग्जाम में सी फॉर कंपनी ओके, ऐसा नहीं। फिर वो टिकेश ने जो आंसर बोला, टू गेट द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन फॉर द कंपनी, ओके, ऐसा नहीं होना। चलिए बोलो, सी फॉर, सो वेयर द कंपनी अदर देन बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी हैव सोल्ड।
so much of its assets which consist of shares, debentures and other securities below the price at which it was purchased. D for deposits. बोलो. Loans and deposits. हाँ, तो इसको रिपोर्ट करेंगे. सही बात एकदम. यस भाई. नेक्स्ट पॉइंट. ई फॉर हाँ रेवेन्यू अकाउंट. यस वेब एफ फॉर आगे whether shares issued for cash, the cash has been received or not. and आगे इफ नॉट आगे लिखा है If not, the treatment for how it is being dealt with. In the ठोक 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 है ना. ये हमारा सब जन्म सिद्ध अधिकार है. कुछ पूछा है हम लिख के आएंगे. सही गलत की चिंता नहीं करते. मैं झुकेगा नहीं. हाँ चलिए तो क्या बोलेंगे. वेयर शेयर्स हैव बीन इश्यूड फॉर कैश, वेदर कैश हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड, एंड इफ नॉट व्हाट इज द पोजीशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेदर इट इज 3 पॉइंट से नीचे करेक्ट, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग. सही बात है एकदम. यस. नेक्स्ट ड्यूटी क्या बोलते हैं. ड्यूटी टू साइन दी ऑडिट रिपोर्ट. बेटा उधर लास्ट बेंच. यस तू ये बेटा लास्ट बेंच, तेरे पीछे कोई नहीं है. हाँ बोलो कौन साइन कर सकता है. उसका धोएगा ना बिना साबुन पानी के. उसका कुछ फीचर है ना. क्वालिफाइड एंड क्वालिफिकेशन एडवर्स. तो कहां पहुंच गया रे मेरे जान. ओनली द क्वालिफाइड एंड अपॉइंट ड्यूली अपॉइंटेड कैन साइन द ऑडिट रिपोर्ट ना रे. तो कौन कर सकता है क्वालिफिकेशन एडवर्स. कहा बोल रहा है बे. बोलो क्या है. परत क्वालिफिकेशन. क्वालिफाइड एंड ड्यूली अपॉइंटेड ऑडिटर कैन डू व्हाट. साइन द ऑडिट रिपोर्ट. सही है एकदम. यस. अब बात करेंगे आगे. ड्यूटी टू कंप्लाई विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. सही है. अब बात करेंगे 143 सबसेक्शन 3 ड्यूटी टू रिपोर्ट. आई बात समझ में. इसमें अंदर कितने पॉइंट्स है. 10 पॉइंट है. 9 नहीं है बाबू, 10 पॉइंट है. जे भी है लास्ट में चेक कर लो. लविश एक्चुअली चेक भी कर रहा है. अबे भरोसा रख मेरे ऊपर. ठीक है ना. ओके सो अब फर्स्ट ए वाला पॉइंट क्या कहता है. वेदर द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट. ऐसा बोलना है. बोलो वापस एक बार. वेदर ही हैज ऑब्टेन्ड all the information and explanation which is to the best of his knowledge and belief necessary for the purpose of his audit, and if not क्या करना है. if not क्या करना है. रिपोर्ट. ऐसा मत बोलो. if not what is the impact on the financial statements ये बताना है. एक काम करो, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं. सबने उसको पढ़ना है, इंक्लूडिंग द वंस हु आर वाचिंग इन लाइव स्ट्रीमिंग, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, है ना. आपने इसको क्या करना है. रीड करना है एक बार. फिर मैं चुन चुन के पूछेगा साला. अब ध्यान रखना, किसी को भी पूछ सकता है, कोई भी पॉइंट पूछ सकता है. मैं नहीं आया तो यहां पे 10 सिटअप्स कराऊंगा. भाई डेंजर है, मेरे पनिशमेंट बहुत भारी रहते हैं. ठीक है ना. सबने अच्छे से रीड करना है. पेन ड्राइव वालों पढ़ो. दिख रहा है मुझे यहां से टाइम पास कर रहे हैं. हरी आप
लास्ट 1 मिनट. Done? चलो बस बुक्स बंद करो अभी. बहुत बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया. बस बस बस, कम ऑन, बुक्स क्लोज. बंद करो बुक्स को. चलो शुरुआत करेंगे सानिया से. कम ऑन. फर्स्ट पॉइंट. तेरी तो बोल जल्दी. क्या हो रहा तेरे को? फर्स्ट पॉइंट. दीदी बोलो. तेरी नाश्ता नहीं हुआ आज. छोरी बोल. देखो सुने आ रहा था. आ रहा है, वो बोल रही है कुछ. हाँ नहीं बोल रही हो. फर्स्ट पॉइंट. अरे अभी तो क्लास में डिस्कस किया ना. चलो उनकी फ्रेंड, आप थोड़ा हेल्प कर लो उनको. खड़े हो जाओ, आप बोलो. फर्स्ट पॉइंट. ओ राजा बाबू, फर्स्ट कौन लिखेगा फिर एग्जाम में? हाँ अच्छा रे, तू तो बोल दे. है तू बोल. हाँ हाँ तू ही. अच्छे से पूरे इंग्लिश में चाहिए मेरे को. हाँ वापस एक बार. मास्क नीचे लेके बोल. डर मत. हाँ अब बोल. आगे क्या? बिलीफ ऑफ नॉलेज व्हाट? knowledge and belief necessary for the हाँ ठीक है. अब बोलो एक बार. बैठ जाओ तू भी. कहाँ बोला था बे? कुछ भी मन में आया सर, आपने पूछा हम बोलेंगे बस. एंड एक्सप्लेनेशन टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट एंड इफ नॉट द इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. चलो सब लोग बोलो एक बार अच्छे से. ये सब चीजें ध्यान में होना बहुत जरूरी है. हाँ भाई, नहीं तो आप फिर क्या हो जाएगा. कॉन्सेप्ट आता है, फिर क्या करेंगे कॉन्सेप्ट का? जो बोलते ना मेरे बारे में, मैं प्रूव कराता हूँ. ये सिर्फ क्या, हाँ कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट में कहीं कमी नहीं थी ना. कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ा है, पूरा लेट लेट के पढ़े हम लोग तो उसको. बट अब क्या, जब एग्जीक्यूशन की बारी आएगी फिर क्या करोगे फिर? हाँ बैठ जाओ, बोलो. वेदर ही हैज ऑब्टेन्ड. ध्यान से सोच समझ के बोलना, मेरे साथ साथ रिपीट करना अच्छे से. साथ में रिपीट करो. whether he has obtained, sorry, whether he has sought and obtained. दोनों में डिफरेंस क्या है? sought मतलब मैंने मांगा और obtained मतलब मिला गया. पहले मांगना जरूरी है मिलने के लिए. सो क्या कहेंगे? whether he has sought and obtained all the information and explanation which is to the best of his knowledge and belief. किसके लिए चाहिए उसको? ये necessary for the purpose of his audit
अब यहां पे उसको मिला या नहीं मिला ये, अब वो एक तो बोलेगा मिला, बट आगे क्या होगा, इफ नॉट, तो उसका इंपैक्ट और इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन जो आपको नहीं मिली, उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या है वो आपको बताना है। एक बार फिर से बोलेंगे, वेदर ही हैज sought and obtained all the information and explanation which is to the best of his knowledge and belief necessary for the purpose of his audit, if not the impact on financial statements। आई बात समझ में? पक्की बात है। अब बेटा बोल के बता एक बार, बिना बुक में देखे, इधर इधर इधर, हाँ आगे आगे, अरे टू द, किसके लिए, फॉर द, अरे फॉर द बेस्ट ऑफ द ऑडिट, क्या बोले हो, फॉर द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट। आई बात समझ में? हाँ, फिर आगे, दादा इंपैक्ट बोलना है बस, इतना बोलना ही नहीं, इतनी ज्यादा इंग्लिश काहे खर्च कर रहे हो, आ जाती है यहां से निकल जाती है थोड़ी बहुत। द इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही बात है एकदम, यस। अब बी वाला पॉइंट, बैठ जाओ। बी वाला पॉइंट किसके बारे में बात करता है ये, वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ हैज बीन मेंटेन, एंड अब इसमें और एक पॉइंट है, एडिक्वेट रिटर्न्स फ्रॉम द ब्रांचेस हैज बीन सेंड टू हिम, सही बात है। अब थर्ड वाला पॉइंट क्या कहता है, अब ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट की बात हो रही है ना, सो क्या कहता है, वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द ब्रांचेस, इसमें थोड़ा स्ट्रेच करा है, इंग्लिश घुमा फिरा के बोला है, क्या बोला है, वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द ब्रांचेस नॉट ऑडिटेड बाय हिम हैज बीन सेंट टू हिम। वापस एक बार, वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द ब्रांचेस, अब और थोड़ा मॉडिफाइड है वर्जन उसका, वेदर रिपोर्ट ऑफ द ब्रांचेस, बराबर के नहीं, ऑडिटेड by the auditor other than company auditor has been sent to him and how it has been dealt with, ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, अब फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट सिंपल है, वेदर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर इन अग्रीमेंट विथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड फिर अगर अग्रीमेंट में है तो आप जाएंगे किसके पास, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दे शुड कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सही बात है, यस। अब एफ वाला पॉइंट, फाइनेंशियल मैटर्स, फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, कुछ पॉइंट था, सो क्या कहेंगे, द ऑडिटर्स ऑब्जर्वेशन, कमेंट्स और रिमार्क्स ऑन एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और मैटर्स दैट हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, सही बात है एकदम, यस सर। ओके, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जी वाला पॉइंट, डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन नंबर 164 सबसेक्शन 2, बराबर। उसके बाद एच वाला पॉइंट, हिज, बोलो, हिज क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क्स ऑन व्हाट, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ, बराबर। अब आई वाला पॉइंट, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, इसमें दो बातें हैं, एक तो इट इज एडिक्वेट एंड इट इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। सो अब बताएंगे मुझे आप, जी हां, आपका नाम, हाँ, तो मेरा नाम का आधा नाम तेरे पास है, मिस्टर हर्ष। अब मुझे बताएंगे, इधर इधर मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे आप बताएंगे कि कौन से कंपनीज को ये रिपोर्टिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ, बैंकिंग कंपनी, वाह, बैंकिंग कंपनी को, इसे बैंकिंग का बीबी नहीं है बे, तो सो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्टन प्राइवेट कंपनीज। तो एग्जेम्प्टेड प्राइवेट कंपनीज कौन सी है, अब बोलो, वो बोलेगा सिर्फ और सिर्फ 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विथ पेड अप शेयर कैपिटल। हमारे सर गलत कैसे बोल सकते हैं, नहीं, सर ने बोला पेड अप तो होगा पेड अप भाई, हाँ जी बच्चे। कितना,
100 करोड़ कि 50 करोड़? नहीं ना, 25 ना, कितना? सर आप एक बोलो यार, ऐसा मत करो. सो टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़ एंड बोरोइंग्स नॉट एक्सीडिंग, अब अमाउंट वो बोलेगा 25 करोड़. बट क्या इन कंपनीज को इंक्लूड कर रहा जा सकता है क्या? बोलो भाई, ये एग्जेम्प्टेड है बट इन्हें इंक्लूड किया जा सकता है क्या? बैठ जाओ. सो इन्हें इंक्लूड किया जा सकता है क्या? यस. कब इंक्लूड किया जा सकता है? व्हेन दे डू नॉट कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 92 एंड 137. खत्म हो गई. अब अदर मैटर्स में कौन से आते हैं यहां पे? एक तो डिले इन ट्रांसफरिंग टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जो आपको इजीली याद आएगा. सेकेंड, पेंडिंग लिटिगेशन. एंड नंबर 3, मटेरियल फोरसीएबल लॉसेस. सही बात है. एक बार फिर से 1 मिनट दे रहा हूं, उसको गो थ्रू करो. कम ऑन. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके लिए इसके ऊपर थोड़ा टाइम डाला है हमने, है ना. क्योंकि इसके बाद तो सीधा फिर आपका लविश का फेवरेट है कारो. लविश पूरे अभी आज 21 पॉइंट बोलेगा. हुआ? इसको जरा 10-20 हजार स्टार डाल देना. इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए पढ़ के जाना बॉस. चलिए लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर. नाउ वी गो एंड टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 11, जो बात करता है किसके बारे में? कारों के बारे में. सो इसमें वी टॉक अबाउट फर्स्ट इज टू ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन द मैटर्स स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. बराबर है. सो मैटर्स कौन से, अब आपको वो जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बराबर कि नहीं. सो वी हैव टू रिपोर्ट ऑन द मैटर्स स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दिया? एक ऑर्डर दिया. उस ऑर्डर का नाम क्या था? कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020. ऐसे ऐसे मुंह से निकलता गलती से, हाँ, फ्लो में. अब वो तो 2022 बोलता तो भी समझ सकते. क्या भाई. चलो. सो 20, हाँ, दर्दनाक साल था ना वो 2020. हाँ, तो भूलना नहीं उसको. ओके. सो अब बात करेंगे किसे किसे एप्लीकेबल है. इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज. रुको, टिकेश बोल देगा. टिकेश की जोर से इच्छा हो रही सर मेरे को पूछो. हाँ बेटा. नॉट एप्लीकेबल टू, कुछ भी बोल, तेरी इच्छा है. 1 पर्सन सैमसंग S8 इंश्योरेंस प्राइवेट और बैंक. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कंडीशन बोल रहा सर. इतना बोला ना, किसी और को पूछो ना अभी. हाँ भाई, तू ही यार. अरे मेरी नजर तो क्या है यार, मतलब समझ में नहीं आता मेरे को डाउट होता है. मैं बराबर देख रहा हूं उसके बाद, उसको भी मालूम. हाँ बोल, बैठ जा टिकेश. पूरा कंडीशन शुरुआत से ना ज्यादा. हाँ 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 हाँ. सेकेंड, फ्रॉम borrowings from not exceeding and डिसाइड कर ले. हाँ पक्का. बजाय डिस्क्लोज्ड इन. सही है, सही है एकदम. यस. इज कारो एप्लीकेबल टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? नो सर. बट कौन सा क्लॉज एप्लीकेबल है? 21. सो अब बात करेंगे किसके बारे में? मैटर्स टू बी रिपोर्टेड अंडर कारो. लविश
सिर्फ पहले 21 पॉइंट बोल के बता पूरी दुनिया को। इधर आ तू, इधर आ तू, कम यार। 21 पॉइंट्स है। क्या लगता है आपको बोल पाएगा? कल पूरा रट लिया उसने। हाँ बोलो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, लोन, लोन्स, इंटेंजिबल एसेट खा गया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, इन्वेंट्री, लोन, लोन्स, गारंटी, सिक्योरिटी, पब्लिक डिपॉजिट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। आप लोग चेक करो ना, कितने हो गए? मेरे को क्या मालूम। ये इधर है तेरे ऑडिटर से ये लोग। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लोन्स, इन्वेंट्री, लोन्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, फिर स्टैट्यूटरी ड्यूज, और फिर था फिर IPO, FPO एंड डेट फाइनेंस, इंटरनल ऑडिट, लॉसेस, इंटरनल ऑडिटर लॉसेस, और होने दो, होने दो। आएगा 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 आएगा। इसलिए रटना नहीं होता, समझा क्या? जाओ बैठो। ओके, सो क्या हुआ भाई? बोल सकते क्या? कोई है क्या जो 21 पॉइंट्स ट्राई करेगा? एनीवन? चोरी करेगी तो ट्राई, आजा। तो क्या उसको आता है उसको, बट जैसे वो इधर डाइस पे आया ना, धक 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 धक। हाँ जी बेटे, आए थे। प्रॉपर्टी उधर देख, आंखों में आके डाल के इनके इनके। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्री, लोन्स, एडवांसेस, गारंटी, सिक्योरिटी, उसके बाद है पब्लिक डिपॉजिट्स। मेरे पास मत देख। हाँ, पब्लिक डिपॉजिट्स। एक सिंपल चीज है, 2 दिन में पढ़ा है ना इसको, ये 3 दिन में पढ़ा है। 3 दिन में, फर्स्ट डे पे एप्लीकेबिलिटी। मैंने आपको जिस तरीके से पढ़ाया उसको, आपको उसी स्टाइल में उसको ध्यान में रखना है उसको। आपको फर्स्ट डे पे के 10 पॉइंट, सेकेंड डे के 10 पॉइंट, हमने ऐसे 10-10 करके उसको रिवाइज किया था, इफ यू रिमेंबर। तो बस इतना ही ध्यान में रखना है कि फर्स्ट डे पे कौन से 10 पॉइंट थे, सेकेंड डे पे कौन से 10 पॉइंट थे। मैंने इसको पूरा टैक्टिकली एकदम स्ट्रेटेजिकली पढ़ाया इसको। फर्स्ट डे पे आई फोकस्ड ओनली ऑन एप्लीकेबिलिटी, सेकेंड डे पे फर्स्ट 10 पॉइंट्स, नेक्स्ट डे पे फर्स्ट द नेक्स्ट 10 पॉइंट्स। बोलो बोलो फिर से शुरुआत से। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेंट्री, लोन्स, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, लोन्स, एडवांसेस, सिक्योरिटी और गारंटी, पब्लिक डिपॉजिट्स। उसके बाद में पॉइंट याद नहीं है। तुझे बोलना है? हाँ आओ ट्राई। बोलो बोलो सब बोलो आज। हाँ लो देखो माइक दिया भैया ने, लो बेटे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, फिर उसके बाद में इन्वेंट्री, फिर लोन्स, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी एंड गारंटी, फिर पब्लिक डिपॉजिट, फिर स्टैट्यूटरी ड्यू, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, फिर रिपेमेंट ऑफ लोन्स, IPO, FPO, डेट फाइनेंस, फ्रॉड्स, NBFC, इंटरनल ऑडिटर्स, unrecorded transaction, adverse remark, unspent amount, निधि कंपनी, NBFC। और बस चलो अभी सब लोग एक काम करेंगे, सब लोग पूरे पूरे जितने 21 पॉइंट्स जो है क्या करेंगे उसको, ये पूरे 21 पॉइंट्स को लिखने की कोशिश करेंगे बिना बुक में देखे, सिर्फ हेडिंग्स चाहिए मुझे, एज इफ यू आर राइटिंग इट इन एग्जाम। पहले एक काम करेंगे, पहले 21 पॉइंट्स पे नजर घुमाएंगे। लाइव स्ट्रीमिंग वालों, पेनड्राइव वालों, आप भी काम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर के पॉइंट्स देखो, अभी क्या है, अंदर के पॉइंट्स आपको आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
बट अब इंपॉर्टेंट क्या है, आपने ये जो 21 पॉइंट्स का जो हेडिंग है ये आपको आना चाहिए। सो चालू हो जाओ, 21 पॉइंट्स, एक 30 सेकेंड्स गो थ्रू करिएगा उसको। कर लिया? एंड अब यहां पे मैं आपको अभी टाइमर लगा रहा हूं मैं। इन 1 मिनट योर टाइम है स्टार्टेड। इन 1 मिनट यू शुड कंप्लीट राइटिंग ऑल द 21 पॉइंट्स। चलो फिर से स्टार्ट करता हूं टाइमर। यस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, कम ऑन, हरी अप। बहुत मजा आ रहा है सर। थर्टी सेकेंड्स हो गए। वन मिनट इज अप। कितने हो गए? 10 पॉइंट तो भी हो गए क्या? कल बोला था मैंने समरी बनाओ घर पे, मानते नहीं सर की बात। लाइव स्ट्रीमिंग वालों हुआ क्या आपका? हुआ है तो फोटो भेजो मुझे, मैं देखना चाहता हूं। जिसका हो जाएगा वहां पे टाइमर स्टॉप हो जाएगा। किसी एक का भी हो गया तो टाइमर स्टॉप। ऑल इंडिया रैंक 15 का हो चुका है मिस्टर आकाश। 2 मिनट हो गए। 1 मिनट 1 पॉइंट के लिए ऐसा नहीं हो सकता। लास्ट 1 मिनट नाउ, डन। 2 बच्चों का हो चुका है। लाइव स्ट्रीमिंग वालों आप फोटो भेजो इसका। मुकुल सिर्फ बोलने का नहीं, फोटो भेजने का। लास्ट 30 सेकेंड्स, हरी अप। समय समाप्ति की घोषणा हो रही है। ओके, टाइम्स अप। क्या हुआ? 2 बचे क्या? 2 बचे, 2 बचे। ओके, चलिए। सो अब एक एक पॉइंट आप अभी बिना बुक में देख के अभी ट्राई करेंगे, मुझे बोलेंगे, ठीक है? और उसको डिस्कस भी करेंगे। फिर वी आर डन, देन विल स्टार्ट विथ व्हाट? कॉस्ट ऑडिट, ठीक है? ओके, चलो। फर्स्ट पॉइंट किसके बारे में बात करता है? चलो एवरीवन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अभी सब लोग ध्यान देंगे, कम ऑन गाइस। फर्स्ट पॉइंट है अपना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। एकदम आराम से। उसके अंदर सब पॉइंट्स कितने हैं? 5। नंबर 1 रिकॉर्ड्स। तो क्या होना चाहिए रिकॉर्ड्स में? एक तो आपकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, और सॉरी मतलब एक जो अपना टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। तो टेंजिबल में क्या होना चाहिए? उसका सिचुएशन एंड क्वांटिटी, बराबर। और आपकी जो टेंजिबल प्रॉपर्टीज है उससे रिलेटेड क्या चाहिए आपको? उसका क्वांटिटी है क्या? ऐसा चेक करो, चेक करो, देखना पड़ेगा आपको। बार बार बुक खोलनी है, बंद करनी है। जब तक आपका एग्जाम नहीं आता, बुक के ऐसे मतलब पेजेस बाहर आने चाहिए, फटनी चाहिए, कुछ ये होना चाहिए। इतना इतना बुक को आपने यूज करना है, बार बार खोलना है, बार बार उसको बंद करना है, पढ़ना है, मार्किंग करना है, हाईलाइट करना है, स्टार मार्क करना है,
रुकना नहीं है भाई, एक ही अटेम्प्ट के लिए बुक यूज करनी है, दैट्स इट। हो गया? क्या है क्या उसके अंदर दोनों चीजें? यस सर। तो रिकॉर्ड्स की बात हो गई। अब सेकंड पॉइंट, चलो क्लोज द बुक्स नाउ। सेकंड पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं? अब ध्यान में रखना, ये मैं आपको अभी फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बोल रहा हूं, ठीक है ना? जब भी आपको नहीं आता है और क्लास में जब मैंने आपसे पूछा तो आपने चीटिंग करके देख लेना है। चीटिंग करके मैंने पकड़ा तो आपकी बैंड है, बैंड नहीं ऑर्केस्ट्रा। मैं चिल्लाएगा, मेरे नजर में नहीं आना चाहिए कि आपने देखा करके। तो आपने आपका स्किल यूज करना है कि आप कैसे छुपके से, चोरी से, चीटिंग करके देख रहे हो आप, बराबर है कि नहीं? बट मैंने पकड़ा तो फिर गया, फिर कुछ भी हो सकता है, गाना गाना पड़ सकता है, सिटअप्स करने पड़ सकते हैं, यहाँ पे फालतू आके 10 मिनट से हंसना पड़ेगा आपको बिना किसी रीजन के। मैंने पकड़ना नहीं चाहिए, चीटिंग करना है एकदम सफाई से, क्लीन। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? आपको पता है इसके पीछे भी एक ट्रिक है, एक टैक्टिक है, एक साइंस है। कभी आपके साथ हुआ होगा ऐसे, तो मैं एक्सपीरियंस करना है इस बात को। एग्जाम में जब आप लिख रहे हो पेपर, आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, आजू बाजू वाले को पूछते हो आप, ये आंसर बताना, वो बताता है। आप जब कॉपी कर रहे हो, आप जब चीटिंग कर रहे हो, यू आर एट योर हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। फैक्ट है, सही बोल रहा हूं कि नहीं? आप समझिए बात को, आप इतना कॉन्सेंट्रेट करके कॉपी करते हो क्योंकि आप बहुत अलर्ट रहे हो। एक तो सही कॉपी भी करना है, फिर आपको देखना है कि इन्विजिलेटर कहीं आपको पकड़े नहीं, बराबर? तो आपका जो सुपर ह्यूमन बन जाते हैं आप। एंड फिर उसके बाद जब बाहर आते हैं ना, अब वो पूरा आंसर है ना बोल सकते हो, अरे मैंने ये कॉपी किया, देखिए ये लिखा है ना ऐसे। एंड यू वंडर हाउ, लाइक हाउ डिड इट हैपन? सो दैट इज अ ट्रिक। सो इफ यू वांट टू चीट, मैं बोल रहा हूं आपको एकदम सफाई से, कंसंट्रेशन के साथ, बट अगर मैंने पकड़ा तो फिर गया, ठीक है? तो दो बातें, एक तो सही से आंसर दे दो, नहीं आ रहा है तो चीटिंग करो, बट चीटिंग मैंने पकड़ना नहीं चाहिए। ओके चलो। सो फर्स्ट पॉइंट किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, जिसमें रिकॉर्ड्स अपने डिस्कस करके हो चुका है। सेकंड पॉइंट बात करेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन। सो फिजिकल वेरिफिकेशन में सबसे पहले क्या करना है अपने को? कौन करेगा? ये मैनेजमेंट करेगा। इट शुड बी डन एट रीजनेबल इंटरवल्स। अगर उसमें कौन सी डिस्क्रिपेंसी मिली? मटेरियल डिस्क्रिपेंसी, तो रिपोर्ट करना है हाउ इट हैज बीन डेल्ट विद। पॉइंट नंबर 2 इज ओवर। थर्ड पॉइंट बात करते हैं टाइटल डीड्स, बराबर? इन रिस्पेक्ट टू विच प्रॉपर्टीज? इमूवेबल प्रॉपर्टीज। ये किसके नाम पे होनी चाहिए? कंपनी के नाम पे होनी चाहिए। अगर नहीं हो तो आपको फॉर्मेट में डेटा आपको देना है। तो क्या डेटा आपको देंगे? नंबर 1 नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी, नंबर 2 ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, फिर इट इज हेल्ड इन द नेम ऑफ, बराबर? फिर उसके बाद उसका रिलेशन, फिर नंबर 5 पीरियड ऑफ क्या बोलते हैं, होल्डिंग, एंड लास्ट में रिमार्क्स और रीजंस इफ एनी। सही है? फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन किया है तो इट शुड बी डन विथ, इट शुड बी डन बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, एंड इफ द अमाउंट इज ग्रेटर देन 10% और मोर, बराबर, तो देन ओनली इन ईच क्लास ऑफ एसेट, तो ही आपको उसको बताना है। फिर लास्ट में बात करते हैं बेनामी प्रॉपर्टीज। एक्ट का नाम बोलो, चलो एनीवन हाथ ऊपर करके। ईयर भी है बेनामी। हेलो माइक चेक। यस, हाँ, तो क्या बोला? बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988। गुड, ओके। सो इसके अंदर आपको दो बातें रिपोर्ट करनी है। एक तो क्या होना चाहिए वो, एक तो वेदर द प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड और पेंडिंग। सही बात है एकदम? यस सर। तो ये अपना किसके अंदर 5 पॉइंट हो गए बच्चों?
प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अब बात करेंगे किसके बारे में? इन्वेंट्री। फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना? फिजिकल वेरिफिकेशन। सो फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या होना है आपको? सबसे पहले बोलो ना, कवरेज एंड प्रोसीजर वेदर इट इज अप्रोप्रिएट, सही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन क्या बोलते हैं? अगर यहां पे आपको डिस्क्रिपेंसी मिली, कितना? 10% और मोर। कितना डिस्क्रिपेंसी मिली आपको? 10% और मोर। सो आपको उसको रिपोर्ट करना है एंड हाउ इट हैज बीन डेल्ट विद। फिर उसके बाद यहां पे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। सो कितना कैपिटल? 5 करोड़ और मोर या एक्सेस ऑफ 5 करोड़? कल हो गया था इसके ऊपर, एक्सेस ऑफ 5 करोड़ या 5 करोड़ और मोर? एक्सेस ऑफ 5 करोड़। सैंक्शन या यूटिलाइज्ड? सैंक्शन। तो आपको क्या चेक करना है? वेदर द स्टेटमेंट सेंड टू द बैंक आर इन अग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सही है एकदम। यहां पे अपना सेकंड क्या खत्म हो गया? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स एंड इन्वेंट्री। अब थर्ड बात करेंगे, लोन्स। सो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 185। थर्ड किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? नॉर्मल लोन्स। अच्छा, लोन्स गिवन। हाँ, तो इसमें क्या देखेंगे अपन? बोलो, लोन्स की बात कर रहे हैं तो क्या देखेंगे अपन? नहीं, बट थर्ड पॉइंट 185 और 186 का ही है ना? वो फोर्थ पॉइंट है। श्योर हो आप लोग? ओके, सो बताइए थर्ड पॉइंट क्या कहता है? वेदर लोन्स, एडवांसेस, सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट्स इन द नेचर ऑफ लोन्स हैज बीन गिवन। इफ सो, नंबर 1 दो बातें, कौन से? एक तो घर वाले एंड बाहर वाले। सो घर वाले में क्या कहेंगे अपन? एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर एंड सब्सिडरीज। एंड बाहर वाले अदर देन जॉइंट वेंचर, सब्सिडरीज एंड एसोसिएट्स। दोनों में क्या पॉइंट रिपोर्ट करना है? द अमाउंट गिवन एंड नंबर 2 आउटस्टैंडिंग एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। सही बात है, यस। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर क्या कहता है? बोलना पड़ेगा, वेदर लगेज रिपेमेंट शेड्यूल नहीं आता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? वेदर टर्म्स आर, वेदर इट इज प्रॉपरली सिक्योर्ड एंड टर्म्स आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। दे शुड नॉट बी प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? बोलो ना, वेदर शेड्यूल फॉर रिपेमेंट हैज बीन मेड एंड इफ सो वेदर पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड रेगुलरली। बट अगर रेगुलरली नहीं है तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? इफ इट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 days, what are the reasonable steps taken for its recovery? फिफ्थ और सिक्स पॉइंट किससे रिलेटेड है? ये फिफ्थ और सिक्स पॉइंट किससे रिलेटेड है? आपको अमाउंट और परसेंटेज दिखाना है। हाँ, सो क्या है? फिफ्थ पॉइंट क्या है? वेदर एनी न्यू फ्रेश लोन्स एक्सटेंडेड बराबर हैज बीन गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग लोन्स। तो आपको क्या दिखाना है? उसका अमाउंट एंड परसेंटेज। एंड नंबर 2 पॉइंट क्या कहता है? वेदर द लोन्स हैव बीन रीपेमेंट ऑन डिमांड। कुछ याद आता है क्या आपको? सो आपको उनका अमाउंट और उसका परसेंटेज भी आपको दिखाना है। सो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है अपना? लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटीज एंड सिक्योरिटीज, कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 185 एंड 186। फिफ्थ पॉइंट किसके बारे में बात करता है? पब्लिक डिपॉजिट्स। तो डायरेक्टिव्स गिवन बाय RBI, provisions of section number 73 to 76 and any order given by NCLT, Company Law Board, RBI has been complied with or not. Public deposits के बाद cost records, बोलना पड़ेगा। Public deposits के बाद cost records, whether provisions of section number 148 subsection 1 has been complied with. Cost records के बाद statutory dues. Statutory dues में क्या बोलेंगे? Disputed and undisputed. Undisputed है तो it should be deposited regularly. If not, the amount outstanding or the amount in arrears for a period more than 6 months as on the balance sheet date. बराबर। बट अगर वो क्या बोलते हैं उसमें? डिस्प्यूटेड है तो आपको दो बातें बतानी है। क्या? एक तो अमाउंट एंड फोरम। फिर आपको कल बोला था स्टैट्यूटरी ड्यूज के बाद कौन सा पॉइंट आपको याद आना चाहिए? अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। So unrecorded transaction which has been any income which has been disclosed or surrendered in the tax proceeding should be recorded during the year. 8 point. 9 point क्या कहता है? Repayment of loans. So repayment of loans के अंदर बहुत सारे points हैं। Yes sir, कौन से repayment of loans के अंदर? बोलो ना, सबसे पहले whether the company has made any default in repayment of loans. Time to time का है क्या? Chop. Whether the company has defaulted in repayment of loans. बराबर। तो आपको वो कौन सी डिटेल्स देने? आपको नंबर 1 नेचर ऑफ द बोरोइंग्स,
अमाउंट, फिर उसके बाद लेंडर वाइज डिटेल्स, बट इसमें किसका नाम नहीं देना है, डिबेंचर होल्डर्स का, देन पीरियड ऑफ डिले एंड लास्ट में रिमार्क्स इफ एनी. सेकंड, इतना गुस्सा नहीं करना बेटे, रिलैक्स. सेकंड पॉइंट क्या कहता है, वेदर द कंपनी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज विलफुल डिफॉल्टर. नंबर 3 पॉइंट क्या कहता है इसके अंदर, सुनाई नहीं आ रहा मेरे को, whether short term loans has been used for long term. Number 4, whether it has been applied for the same purpose for which it was obtained. 5th and 6th किसके लिए पॉइंट है ये, जॉइंट वेंचर सब्सिडरी एंड एसोसिएट्स, उनके ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए आपने लोन लिया है क्या, एंड दूसरा उनके शेयर सिक्योरिटीज को प्लेज करके आपने लोन लिया है क्या. तो ये अपना हो गया कौन सा, 9th पॉइंट. 10th पॉइंट किसके बारे में बात करता है, आईपीओ, एफपीओ एंड डेट फाइनेंस. ये फर्स्ट डे के सारे पॉइंट्स लिंक हो रहे हैं ना. सो आईपीओ, एफपीओ एंड डेट फाइनेंस. सो इसमें दो टाइप का है, कौन सा, एक पब्लिक ऑफर एंड दूसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. सो दोनों में क्या रिपोर्ट करना है, वेदर इट हैज बीन यूज्ड फॉर द सेम पर्पस फॉर विच इट वाज. सही बात है एकदम, यस. अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 11th पॉइंट, फ्रॉड. 3 पॉइंट है इसके अंदर, कौन से, एक तो एनी फ्रॉड ऑन और बाय द कंपनी. उसके अंदर सेकंड पॉइंट क्या कहता है, फ्रॉड अंडर सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12. एंड नंबर 3 क्या कहता है अपना, बोलो ना, विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स हैव बीन कंसीडर्ड. सो ये फ्रॉड का हो गया 11th पॉइंट. सेकंड के बाद, फ्रॉड के बाद बोलो ना, निधि कंपनीज. निधि कंपनीज में कितने पॉइंट्स है अपने, 3 पॉइंट्स है. सो नंबर 1 क्या कहता है, एनओएफ टू डिपॉजिट्स कितना मेंटेन करना है, 1:20. कितने परसेंट अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स रखने हैं, 10%. एंड लास्ट में इन डिपॉजिटर्स का पेमेंट में क्या है, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ पेमेंट्स टू द डिपॉजिटर्स. सो ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया कौन सा, निधि कंपनीज. फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, रिलेटेड, भाई कम ऑन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. सो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 177 एंड 188 हैज बीन कंप्लाइड विद. सो कौन से हो गए, फ्रॉड, निधि कंपनी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. आई बात समझ में, आप इनको ध्यान में अगर रखना है तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, फ्रॉड हुआ निधि कंपनी के अंडर बिकॉज ऑफ, आई बात समझ में आपको, अब क्लियर है. सो 11, 12, 13 फ्रॉड हुआ निधि कंपनी के अंदर बिकॉज ऑफ रिलेटेड पार्टी. 4th पॉइंट क्या बोलेंगे, तो इसके लिए किसको बुलाया, अपने रिलेटेड पार्टी के साथ हुआ ना फ्रॉड, तो इसके लिए किसको बुलाया. अब आप ऐसे याद नहीं कर रहे तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ना आपके लिए, तो ये करके लाया मैं. बताइए अब क्या होगा, कौन आया, इंटरनल ऑडिटर. सो इंटरनल ऑडिटर ने क्या देखना चाहिए, वेदर हिज फर्म इज कमेंसुरेट टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो अब ये 4 पॉइंट बोलो कौन से, फ्रॉड, निधि कंपनी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड इंटरनल ऑडिटर. 5th पॉइंट, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस. तो इंटरनल ऑडिटर को क्या मिला, फ्रॉड हुआ था ना, तो फ्रॉड में क्या पकड़ा वो इंटरनल ऑडिटर ने, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस. अब अच्छा लग रहा है सर कुछ, है ना. सो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 192 हैज बीन कंप्लाइड विद. चलिए 5 पॉइंट बोलिए फटाफट. फ्रॉड, अब इजी है सर, फ्रॉड, फ्रॉड, निधि कंपनी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, इंटरनल ऑडिटर, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस. 6th पॉइंट, एनबीएफसी. तो अब क्या हुआ, ये मैटर किसके पास गया, एनबीएफसी. नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ ना ये, तो इसके लिए मैटर किसके पास गया, अभी एनबीएफसी, मतलब कोई एक इंस्टीट्यूशन मान के चलेंगे. सो एनबीएफसी, तो एनबीएफसी में क्या करना चाहिए उन्होंने, एक तो सबसे पहले अगर एनबीएफसी का बिजनेस करना है आपको तो आपने क्या करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन विद दी आरबीआई अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 45IA. सेकेंड पॉइंट, अगर आप फिर भी कर रहे हो विदाउट वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. एंड फिर उसके बाद इफ अ कंपनी इज सीआईसी, मतलब क्या बोला था, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, वेदर दे कंप्लाइंग विद द कंडीशंस ऑफ सीआईसी. कुछ बोला था आपको याद है, उनका एसेट साइज कितना होना चाहिए, 100 करोड़, और उनका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 90% इन इक्विटी एंड प्रेफरेंस. अरे कुछ याद है ऐसा, 60% उसमें का सिर्फ इक्विटी में होना चाहिए, यस. एंड अगर ग्रुप में मोर देन 1 CIC है तो उनके डिटेल्स आपको देने हैं. तो वापस शुरुआत से क्या हुआ, फ्रॉड हुआ किसके अंदर, निधि कंपनी में, किसके वजह से, रिलेटेड पार्टी. तो किसको बुलाए, उसने क्या फाइंड आउट किया, तो मैटर किसके पास गया. फिर आगे लॉसेस. अब एनबीएफसी ने डिस्क्लोज कर दिया कि क्या हुआ, ये इस फ्रॉड की वजह से क्या हुआ, लॉस हुआ. कौन सा लॉस हुआ, कैश लॉस. कौन से पीरियड में, करंट पीरियड एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में.
तो आपको उसको रिपोर्ट करना है। चलिए बताइए क्या क्या हुआ, स्टोरी बताइए। फ्रॉड हुआ किधर? निधि कंपनी में। किसके वजह से? रिलेटेड पार्टीज के वजह से। तो कौन आया? उसने क्या देखा? तो ये मैटर किसके पास गया? उन्होंने क्या बताया? लॉसेस है। फिर आगे फिर क्या हुआ? ऑडिटर। लॉसेस है, ऑडिटर ने बोला ये फ्रॉड है, लॉसेस है, मैं जा रहा। घूमने को नहीं रे, मैं जा रहा छोड़ के। उसने क्या दिया? रेजिग्नेशन ना। सो रेजिग्नेशन दिया। तो वेदर द न्यू ऑडिटर हैज कंसिडर्ड द रीजन, सो उसका जो भी क्या बोलते हैं उसका ऑब्जेक्शंस वगैरह रिमार्क्स वगैरह है बाय दी वेदर इट हैज बीन कंसीडर्ड बाय दी आउटगोइंग ऑडिटर। सो उसको लॉसेस दिखे, इसके लिए ऑडिटर क्या बोला? मैं तो जा रहा हूं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ऑडिटर गया। अब ऑडिटर बीच में से गया ना छोड़ के। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ, सो ऑडिटर पहले अभी अपन क्या बोलेंगे? अनस्पेंट अमाउंट है ना, ऐसा कुछ। सो ऑडिटर बीच में से गया छोड़ के, तो उसका बचा हुआ फीस तो दिया ही नहीं अपन ने। अरे आई बात समझ में? ऑडिटर बीच में से चला गया ना छोड़ के, तो क्या बचा? अनस्पेंट अमाउंट। तो अनस्पेंट अमाउंट अंडर कौन सा? ये सीएसआर का है। सो आपने वो 6 मंथ्स में क्या करना चाहिए? डिपॉजिट करना चाहिए। ऐसा बोला था ना, वो 2% सीएसआर का आपने स्पेंड करना चाहिए। अगर नहीं हुआ उसमें तो वो साल खत्म होते से 6 महीने में आपने उसको जमा कर लेना चाहिए। सो यहां तक के पॉइंट्स बताइए क्या क्या हुआ? फ्रॉड हुआ। कहां हुआ? निधि कंपनी में। किसने किया? रिलेटेड पार्टी ने। उसको ढूंढने के लिए आया इंटरनल ऑडिटर। फिर पता चला नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसके वजह से ये मैटर गया एनबीएफसी के पास। उन्होंने बताया यहां पे है क्या है? कैश लॉसेस। तो इसके लिए ऑडिटर गया छोड़ के। अब वो छोड़ के गया तो उसकी फीस बाकी है, मतलब अनस्पेंट अमाउंट। सही बात है। अब अनस्पेंट अमाउंट है, फिर अब क्या होगा? यहां पे लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट है ना, 20th पॉइंट है। तो इसके आपको फाइनेंशियल रेशियोज की भाई ये भले ही लॉसेस है, ये भले ही लॉसेस है और ऑडिटर भले ही छोड़ के गया, उसका अमाउंट बाकी है, बट हम बोल रहे हैं यहां पे क्या कि आने वाले 1 साल तक देयर इज नो मटेरियल अनसर्टेनिटी बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल रेशियोज, एजिंग, द रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स। उसको बोल क्या रहे बाजू के क्लास में? रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स बोलना पड़ेगा आपको। अरे बोलो बच्चों, रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स एंड फिर उसके बाद अरे बोलो, अरे बोलो, एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज प्लस मैनेजमेंट के प्लान्स। आई बात समझ में? तो इन सारी बातों को आपने ध्यान में रखना है। आई बात समझ में आपको? एंड लास्ट में जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन है वो आपको बताना है। यहां तक कोई डिफिकल्टी? सो वो मेमोरी टेक्निक आपने नोट कर लिया गया। तो फर्स्ट 10 पॉइंट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे के 11 पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब सर अच्छा हो गया, अब जान में जान आ गई है ना? इट्स गुड। क्या होता है इस मेमोरी टेक्निक की इज्जत कब होती है? जब खुद से अपन देखते हैं नहीं आ पा रहा है तो फिर कुछ तो भी चाहिए, तो फिर उसकी वैल्यू आ जाती है। तो अभी खुद से ट्राई करेंगे मेमोरी टेक्निक लिखने का कि सर लिख दिया हमने, वेरी गुड। तो क्या हुआ? फिर से एक बार, फ्रॉड निधि कंपनी में रिलेटेड पार्टी ने किया। इसके लिए कौन आया? इंटरनल ऑडिटर। तो उसने क्या हुआ? देखा नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ, उसके वजह से ये मैटर गया एनबीएफसी। उन्होंने देखा लॉसेस है, तो फिर क्या हुआ? ऑडिटर बोला मैं जा रहा छोड़ के, सो ऑडिटर्स रेजिग्नेशन। सो इसके वजह से उसका बैलेंस बचा अनस्पेंट अमाउंट। एंड फिर उन्होंने रेशियोज में देखा, बोला कि नहीं आप ये अमाउंट क्या कर सकते हो, 1 साल तक आप पे कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। एंड लास्ट में क्या? अपना क्वालिफिकेशन और रिमार्क्स ऑफ व्हाट जो आपको देना है सीएफएस के अंदर। हाँ बेटा, ये तनिष्क मैंने कल ही बोला ना कि आप ये सीक्वेंस सेम नहीं रहा तो भी चलता है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जब आप कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे उसमें आपने सीक्वेंस में ही लिखना है। तभी जब आप सीए बन जाओगे, अब ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे। एंड नाउ फाइनली लेट्स गो अहेड। अब कॉस्ट ऑडिट नहीं हो पाएगा, 1.5 घंटा आपने बहुत ही आज आराम से लेट लेट के रिवीजन कर लिया आपने। बढ़िया, जरूरी भी था रिवीजन, क्योंकि इतने दिन अपन ने रिवीजन नहीं किया ना, तो वो क्या है, आप भूल जाओगे उस चीज को। तो इसके लिए उसकी जरूरत तो थी। तो कोई बात नहीं, अपने पास छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत सारे हैं और इस चैप्टर में, तो वो हम लोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अपना ये छोटा छोटा पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, ब्रांच ऑडिट और जॉइंट ऑडिट। और ये निपटने के बाद
हम कल मिलेंगे और कल स्ट्रेट वे विल स्टार्ट विथ व्हाट, कॉस्ट ऑडिट. कल खत्म हो जाएगा अपना. सो ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा. आई बात समझ में? जो लास्ट में जो पेनल्टीज वगैरह जो है ना, 147 एक सेक्शन है, उसको बस आप रीड कर लेना होमवर्क के लिए. उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस बोला है ये पेनल्टी है, ये सेक्शंस को अगर कंप्लाई नहीं करोगे तो. लास्ट में है इस सेक्शन के, इस चैप्टर के लास्ट में है, तो होमवर्क मार्क कर लो. प्रोविजंस फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऐसे दिया है ना, पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस, तो उसको होमवर्क मार्क कर देना. बट उसको रीड करना जरूरी है. होमवर्क का मतलब ये नहीं होता कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए सर ने इसको होमवर्क दे दिया. बच्चों का एक बहुत ही बढ़िया सा एक थॉट प्रोसेस चलता है. जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती ना, टीचर लोग उसको होमवर्क देते हैं. ऐसा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, यस. होमवर्क के लिए आप इसका समरी भी बनाने वाले थे, क्या हुआ उसका? आज बनाएंगे इसको, आज बना देना इसको, ठीक है? यस. चलिए अब बात करेंगे जॉइंट ऑडिट के बारे में. देवी और सज्जनों, अब हम लोग पढ़ रहे हैं. अब पढ़ रहे हैं. हेलो, पढ़ रहे हैं अब. अब बात करते हैं जॉइंट ऑडिट. व्हाट इज जॉइंट ऑडिट? जॉइंट ऑडिट मतलब व्हेन 2 और मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, पहले मैं समझा रहा हूं, उसको पढ़ना, आराम से समझना, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे. व्हेन 2 और मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, when they come together to conduct the audit of a single entity, it is nothing but called as what? Joint audit. सिंपल फंडा रे, मतलब अगर मान लो आपकी टेस्ट रखता हूं मैं, ठीक है ना, अब उस टेस्ट में आपको मान लो 2 चैप्टर्स है, तो आप क्या करते हो, आपके दोस्त को बोलते हो भाई एक चैप्टर तू पढ़ के आना, एक चैप्टर मैं पढ़ के आता हूं, फिर दोनों मिलकर टेस्ट देंगे. इसमें का आया तो तू जवाब दे देना, उसमें का आया तो मैं जवाब दे दूंगा, दोनों मिलकर कर लेंगे. तो दोनों ने मिलके क्या दिया? जॉइंट टेस्ट. समझा बात को? वैसे ही यहां पे क्या है? जॉइंट ऑडिट. एक ही एंटिटी है, उसमें क्या हुआ, 2 अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स एक साथ काम कर रहे हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो इस टाइप के ऑडिट को क्या कहेंगे? जॉइंट ऑडिट. आई बात समझ में? बोलना पड़ेगा. जॉइंट ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रांच ऑडिट. समझ रहे बात को? पहले ये समझ लेना, जॉइंट ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रांच ऑडिट. क्या सेंस में डिफरेंट है मैं बताऊंगा आपको, बट पहले अभी हम लोग सिर्फ जॉइंट ऑडिट पे फोकस करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन विल क्रॉप अप. आराम से समझते हैं. सो यहां पे आप समझिए कुछ बात को. यहां पे एक एंटिटी है, तो यहां पे मेसर्स ABC और यहां पे है मेसर्स PQR. सही है ना? जब ये दोनों फर्म्स क्या करते हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का उसी साल के लिए जब ऑडिट करने के लिए आते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? जॉइंट ऑडिट. सवाल यह आता है कि सर अगर मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा? ये जिसका नाम है लेट अस से XYZ. XYZ एक कंपनी है. सर इसका ऑडिट करने के लिए मेसर्स AB ही है, सिर्फ मेसर्स AB है, सॉरी मेसर्स ABC है, सिर्फ मेसर्स ABC है, ठीक है ना? इतना ही जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है उतना ही फोकस करना, सिर्फ मेसर्स ABC है. और सर इस फर्म के 2 पार्टनर मिस्टर A एंड B ये दोनों ऑडिट कर रहे हैं, तो सर क्या इसे जॉइंट ऑडिट कहेंगे क्या? नहीं, ये एक ही फर्म ऑडिट कर रहे हैं ना, भले इस फर्म के 2 पार्टनर्स मिलके कर रहे हैं, बट मैंने क्या बोला जॉइंट ऑडिट के डेफिनेशन में? व्हेन 2 और मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, मतलब 2 अलग अलग फर्म्स ने मिलकर काम करना चाहिए, तब उसको कहेंगे जॉइंट ऑडिट. एक ही फर्म के 2 पार्टनर उस कंपनी का ऑडिट कर रहे तो उसे जॉइंट ऑडिट नहीं कहेंगे. समझे नहीं समझे? आई बात समझ में आपको? यस सर. अब एक सवाल यह आता है, अपना ऋषभ भाऊ बहुत डेंजर सवाल पूछता हो, मानता नहीं हो. वो बोलता है सर सुनो ना, अब वो जॉइंट ऑडिट वगैरह पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर मेरा सवाल हटके है, एकदम हटके. सर वो आप बोले थे वो सीलिंग और नंबर ऑफ ऑडिट 20, मेरा सर उससे सवाल है. सर मेरे को अब भी एकदम से सर ध्यान में आया, रिवीजन आज बहुत किया ना सर आपने, मेरे को ध्यान में आया. तो सर मेरे को ऐसा पूछने का, आप दोनों मिलके इसी साल का ये लोग ऑडिट कर रहे हैं ना सर, तो सर ये सीलिंग में किसको काउंट होएगा? ABC को काउंट होगा, PQR को काउंट होगा,
मतलब सर समझ में नहीं आ रही है, इसे आधा आधा कंसीडर करेंगे या एक एक दोनों में से माइनस होगा? सर ऐसा समझ में नहीं आ रहा, वो क्वेरी है सर, भारी क्वेरी पूछता है यार। तो बताओ अभी आप, हाँ या तो और एक ऐसा एमसीक्यू में आएगा ये, और एक क्या पूछेंगे वो, द वन हू साइंस दी ऑडिट रिपोर्ट। ऑप्शन ए आधा आधा माइनस करो, ऑप्शन बी दोनों में से एक एक माइनस करो सीलिंग में से, या ऑप्शन सी द वन हु साइंस द ऑडिट रिपोर्ट, ऑप्शन डी इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन सो कुड नॉट बी आंसर्ड। बताइए, आधा आधा, कोई ये आधा आधा कर लो सर। तो 20 में से 0.5 0.5 19.5 19.5 और एक जॉइंट ऑडिट ढूंढ, तो उसमें 0.5 0.5 हाँ बेस्ट। तो सर दैट इज स्टूपिडिटी, 0.5 तो सर ऐसा हो ही नहीं सकता। अब दूसरा 1 माइनस करेंगे या जो साइन करेगा वो उसमें से माइनस होगा। तो बस आपको बता दूं कि जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट जब देंगे तो दोनों सीए फर्म साइन करेगी। जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट जब दिया जाएगा तो भाई दोनों साइन करेंगे ना ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि दोनों ने मिलके किया है ना। अंडरस्टूड? हाँ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सीलिंग में जब कंसीडर करेंगे तो दोनों में से एक एक माइनस होगा। आई बात समझ में? बेटा ऋषभ क्लियर है डाउट? वेरी गुड। समझ में आया ना? ये क्या होता है ना, यही केस स्टडीज आती है। जॉइंट ऑडिट कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बट फिर उसका सीलिंग और नंबर ऑफ ऑडिट्स में क्या होगा, एक ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो आप शायद क्या हो सकता है, आप घूम जाओगे। तो ये क्लियर है, हर छोटी बड़ी चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ओके, सो ये हो गई बात किसके बारे में, ये जॉइंट ऑडिट के बारे में सीलिंग का डिस्कशन हो गया। ओके, सो जॉइंट ऑडिट क्या होता है? इट बेसिकली मीन्स दैट pooling together the resources and expertise of more than one firm of auditors. So remember यहां पे क्या लिखा है, more than one firm. So एक ही फर्म के अगर 2-3 पार्टनर्स मिलकर ऑडिट कर रहे हैं उसी कंपनी का, तो मालिक उसको हम लोग जॉइंट ऑडिट नहीं बोलेंगे। वहां पे दो मतलब एक से ज्यादा आपके, दो या दो से ज्यादा आपके पास वहां पे फर्म्स होने चाहिए एक ही ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने के लिए। क्लियर है एकदम? यस सर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट ऑडिट। यहां तक कोई बात दिक्कत दे रही है आपको? नहीं सर, इजी है। अब यहां पे अपने को सिंपली दो चीजें पढ़नी है। अगर ये एक्टिविटी अगर अपन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं अपन यहां पे, तो इसके दो बातें अपने को डिस्कस करनी। एक क्या है, उसके एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट ऑडिट, एंड नंबर 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट ऑडिट। सही बात है? सो यहां पे फर्स्ट पॉइंट, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज। अब जैसे मान लो, अब जस्ट ऐसे ही मस्ती मजाक के लिए अपन क्या करते हैं, यहां पे दो फर्म्स अलग अलग नाम देते हैं। सो एक लिखते हैं मेसर्स एचजे एंड एसोसिएट्स, मतलब मेरी फर्म मान लो, ठीक है। एंड यहां पे लेटर से एक दूसरा सीए फर्म है जो है ईवाई, अर्नस्ट एंड यंग, ठीक है ना। अब दो बड़े बड़े फर्म्स साथ में मिलके क्या कर रहे हैं, एक ही कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, मैं और ईवाई। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट एडवांटेज क्या होगा, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज, मतलब जो उनका एक्सपर्ट नॉलेज है ना एक दूसरे का, वो लोग शेयर करेंगे ना। आपको लगता है ये कर सकते हैं? अब मेरे को ऑडिट का इतना एक्सपीरियंस है, इतना नॉलेज है, भाई कितना होशियार है मैं, घमंड नहीं किया मैंने कभी, वो ठीक है। सो यहां पे क्या हुआ, बोला बच्चा, सो यहां पे क्या हुआ, ये लोग क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं ये लोग, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज। सही है एकदम? यस सर। सो आप समझिए, मेरे को अगर मान लो स्टैट ऑडिट में कुछ एक किसी पर्टिकुलर एरिया को चेक करने का मेरे पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, सो आई विल टेल देम। उनके पास कुछ एक्सपर्टीज है तो वो लोग मुझे बताएंगे, सो हमारा दोनों का फायदा होगा ना यहाँ पे, बराबर। तो ऑडिट बहुत बढ़िया होगा। सो देयर विल बी व्हाट, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, एडवांटेज ऑफ व्हाट, म्यूचुअल कंसल्टेशन। अब अगर किसी चीज के ऊपर मैं अगर अड़ गया इन द सेंस, मतलब क्या कि मैं अटक गया, ये कहना चाहता हूं मैं किसी चीज पे अटक गया कि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि इस चीज को किस तरीके से डील करे, बराबर है कि नहीं। फॉरेन ट्रांजैक्शन है, पता ही नहीं चल रहा कि इसको किस तरीके से चेक करे, बराबर। गोइंग कंसर्न है, इनमें सही में गोइंग कंसर्न अफेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, मुझे एस्टेब्लिश करने ही नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आई नीड समवन टू कंसल्ट ना। तो जब मैं किसी और के साथ ऑडिट कर रहा हूं, so what is my benefit over here, what is my advantage over here, that I can consult them.
सेम वे में अगर वो किसी चीज पे अटक गए तो वो लोग मुझे भी पूछ सकते हैं. सो बोथ द फर्म्स आर एट एडवांटेज ऑफ व्हाट? म्यूचुअल कंसल्टेशन. सो पॉइंट नंबर 1 क्या कहते हैं? हम लोग हमारा एक्सपर्टीज भी शेयर कर सकते हैं. हम लोग अगर कहीं अटक गए तो हम लोग एक दूसरे के साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं. सही है एकदम? यस. फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट वेरी सिंपल, क्या कहता है? लोअर वर्कलोड. क्यों भाई? काम बटेगा ना, तो आधा काम वो करेगा, आधा काम मैं करेगा, तो अपना वर्कलोड क्या होगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा. यहां तक कोई प्रॉब्लम? सो फर्स्ट 3 एडवांटेजेस क्या कहते हैं बच्चों? एकदम अच्छे से खुल के बोलो. शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज, एडवांटेज ऑफ एंड लोअर वर्कलोड. अब बिकॉज ऑफ, ध्यान से सुनना सिर्फ कनेक्ट करने के लिए, बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज, एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन एंड लोअर वर्कलोड, क्या होगा? देयर विल बी व्हाट? बताओ. बेटर क्वालिटी ऑफ व्हाट? परफॉर्मेंस. अरे अपना काम एक नंबर होगा ना. देयर विल बी व्हाट? बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस. देखो मेरे को एक्सपर्टीज मिल रहा है, शेयरिंग मतलब मेरे को किसी और का एक्सपर्टीज मिल रहा है. अगर मैं कहीं अटक गया तो मैं कंसल्ट कर सकता हूं, प्लस मेरे को काम भी कम करना है, तो व्हाट विल हैपन टू द क्वालिटी ऑफ वर्क विच आई विल डिलीवर? बेटर क्वालिटी. मोर ओवर जो क्लाइंट है उसको कैसी सर्विस मिलेगी? क्लाइंट का भी तो मेरा क्वालिटी तो अच्छा ही होगा, बट मेरे क्वालिटी के साथ साथ किसको और बेहतरीन अच्छी सर्विस किसको मिल रही है? क्लाइंट को. सो क्लाइंट विल गेट विथ सर्विस इंप्रूव्ड सर्विसेज टू द क्लाइंट. बेस्ट है. आई बात समझ में आपको? मेरे मजाक मजाक में 5 पॉइंट हो गए ना बच्चा. 10 पॉइंट में के 5 पॉइंट खत्म. सो अब एक बार स्क्रीन पे देख के बोलेंगे, एकदम इजी है. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ जॉइंट ऑडिट? शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज, एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन, लोअर वर्कलोड. बिकॉज ऑफ ऐसा थोड़ा अपने दिमाग के लिए बोलना. बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ expertise, because of sharing of expertise, advantage of mutual consultation and lower workload, there is what? Better quality of and client will get improved services. सही है एकदम. तो फर्स्ट 5 पॉइंट्स बहुत आसान है. अब अगले 5 पॉइंट की चर्चा करेंगे. वो क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी टेकन ओवर इन अ टेक ओवर इज ऑफन प्रिवेंटेड. बहुत मजा आता है ये पढ़ने में. क्या लिखा है ये? Displacement of the auditor of a company taken over in a takeover is often prevented. It's an advantage of joint audit. देखो, कोई समझा सकता है? Displacement of the auditor of a company taken over in a takeover is often prevented. Displacement of the auditor of a company taken over in a takeover is often prevented. मैं समझाता हूं. देखो मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी टेकन ओवर इन अ इज ऑफन प्रिवेंटेड. समझा क्या? नहीं समझा? रुको और एक बार समझाता हूं, ध्यान से सुनना. क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग यहां पे? कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑडिटर है ना. ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑडिटर of the company taken over in a takeover is often. किसको किसको नहीं समझा? मैं समझा. मैं भाई समझाएगा भाई. अब एकदम लास्ट फुल एंड फाइनल ध्यान देना. देखो क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑडिटर. हां, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑडिटर of the company taken over in a takeover is often. आप समझाना. बेस्ट है एकदम. ऋषभ नहीं समझा? खड़ा हो, सुन. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑडिटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, टेकन ओवर इन अ टेक ओवर is often prevented. सही है ना? समझ गया ना? बैठ जाओ. ऐसे कैसे नहीं समझा दूंगा? यही तो, इसको तो बोलते रटना. समझा गया आपको? तो पब्लिक बोलता ना ऐसे. चलो एनी विच वे जो टेक्निकल लैंग्वेज था वो तो आपको अब याद हो गया ना. मतलब कितना भारी है, मैंने बोल रहा हूं आपको याद हो रहा है. अब देखो, समझा नहीं समझा?
ये जो सेंटेंस है ये तो सर इधर छप गया, बस प्रूव कराना चाहता हूं कि इस चीज को बोलते हैं रटना। हर्षद सर सिर्फ रटा दे तो इसको बोलते कि सर इसी इतना करा के चलो आगे बढ़ते, समझ रहे? वो दर्द होता रहे हो मेरे को ऐसे, मतलब ऐसे इतना अच्छा पढ़ा के फिर अब ऐसे बच्चे पढ़ रहे, रैंक में आ रहे, नंबर अच्छे ला रहे, बट फिर भी दुनिया क्या बोलती है ऐसा कर, वो अदर ऐसा थोड़ा दर्द होता हो, कभी कभी निकल के आता हो फिर। तो भाई बताओ, अब ये बिना बुक में देख के बता दो यार। ऑफ अ कंपनी टेकन ओवर इन अ टेक ओवर इज ऑफन, हाँ अब समझाता हूं, अभी ध्यान से सुनना, नहीं अब आप सही में समझा रहा हूं। देखो दो कंपनी से, ऋषभ तो गुस्सा हो गया यार, ऐसा मत कर रहे। अब देखो क्या हुआ ना, दो कंपनी से, कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई। अब ऑब्वियसली दोनों कंपनीज के ऑडिटर्स होंगे, मिस्टर ब्लू एंड मिस्टर ब्राउन, अलग अलग कंपनीज के ऑडिटर्स होंगे ही होंगे, बोलो हाँ या ना? यस सर। अब क्या हुआ, एक्स ने क्या किया, एक्स टुक ओवर कंपनी वाई, एक्स ने कंपनी वाई को ले लिया। तो बेटे एक्स कौन सी कंपनी हो गई? एक्स इज अ कंपनी विच इज टेकन ओवर। आई बात समझ में? अब इसके वजह से अब क्या हो गया भाई, अब इसका क्या हो गया, एक नई कंपनी बन गई। कौन सी कंपनी बन गई? एक एक्स वाई, एक नई कंपनी बन गई, या कोई और नाम आ गया होगा, जिसका कंट्रोल किसका रहेगा? अभी एक्स का रहेगा ना कंट्रोल। तो अब ये जो ब्राउन जो है ना, ब्राउन, इसको तो क्या बोलना पड़ेगा, टाटा बाय बाय, क्योंकि उसकी कंपनी अब रही नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस। मतलब क्या डिस्प्लेस? मतलब शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये तो चला जाएगा, इसको तो जाना पड़ेगा। अरे बोलो भाई, यस सर। तो ये ही हैज टू लीव because there is altogether a new company, and why company's existence is not there, it is no longer present, so his displacement is there. So क्या हुआ, displacement of the auditor of a company taken over in a transaction of what, takeover, is what, prevented. Prevented मतलब क्या, अब यहां पे वो क्या बोलते हैं, अरे मिस्टर ब्राउन तू मत जा भाई, यहां पे ब्लू और ब्राउन अब दोनों मिलके ऑडिट करो। तो क्या हो गया, ब्राउन का डिस्प्लेसमेंट प्रिवेंट हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज, अब रीड करो मेरे साथ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी टेकन ओवर इन अ टेक ओवर इज ऑफन प्रिवेंटेड। आर वी गुड नाउ? सिंपल है, सही बात है। तो उनका इंडिविजुअल फर्म ही होगा ना। देखो मेरी बात मैं आकाश समझ गया मेरा, सुन तुम इतना बोलो सर मैं बोल दूंगा, है ना, मतलब थोड़ा बोलना आगे, जस्ट से। अब फर्म मतलब यहां पे पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं कर रहे हैं। फर्म मतलब अ सीए फर्म। मैं अगर सोल प्रोप्राइटर में काम कर रहा हूं, जैसे मैंने जानबूझ के, मुझे पता था कि कोई ना कोई ऐसा पूछेगा, इसके लिए मैंने यहां पे क्या, मेसर्स एजे एंड एसोसिएट्स, मेरा ये प्रोप्राइटरी कंसर्न है, ये इंडिविजुअल है, दिस इज माय फर्म, दिस इज अ पार्टनरशिप फर्म। आर वी गुड नाउ? आई बात समझ में? बस क्लियर है एकदम बात? यस। सो फर्म मतलब उसके अंदर इंडिविजुअल भी, इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म एंड पार्टनरशिप चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। आई बात समझ? दैट इज अ फर्म। क्लियर है एकदम? सो डोंट गेट कंफ्यूज, मतलब फर्म मतलब सर क्या जरूरी है क्या पार्टनरशिप फर्म ही होना या एलएलपी होना? ऐसा नहीं, इंडिविजुअल भी हो सकता है। क्लियर है एकदम? या सो क्या हुआ बताएंगे 6th पॉइंट में? बच्चों बोलो क्या बोलता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। अब तो टेक्निकल चीज याद भी हो गई है, तो बेस्ट है। बताइए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी टेकन ओवर इन अ टेक ओवर इज ऑफन प्रिवेंटेड। सो क्या हुआ, विच कंपनी इज टेकन ओवर? वाई। तो किसका ऑडिटर डिस्प्लेस हो जाएगा? वाई, बिकॉज द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी टेकन ओवर। आई बात समझ में? बट वी कैन प्रिवेंट इट, हिज डिस्प्लेसमेंट कैन बी व्हाट? प्रिवेंटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट ऑडिट।
ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं होता तो एक्स और वाई साथ में काम कर पाते क्या? नहीं, बट ये कॉन्सेप्ट है, ये जॉइंट ऑडिट का फंडा है, इसीलिए उसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं. आर वी गुड? यस सर, दैट इज द 6th पॉइंट. 7th पॉइंट पे चल सकते हैं अपन. यस सर, क्या बोलता है? इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज MNCs which is having their offices spread across the globe. आई बात समझ में? यस. The work can be spread using the expertise of local firms which are in a better position to deal with the detailed work and the local laws and regulations. अब समझिए बात को. अपन इंडिया की बात करते हैं. पहले तो इंडिया में आपको पता है कितने सारे लॉज है? बहुत सारे लॉज है. कंपनीज एक्ट, फिर उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, कितने सारे एक्ट्स है. और ऐसे एक्ट्स है जो अभी तक तो आपने पढ़े भी नहीं है, जो सिर्फ CS वालों को है, CMA वालों को है, उनके लिए है वो सिर्फ. तो वो तो चीजें आपने अभी तक पढ़ी ही नहीं है आपने अभी तक. तो मत जा. अब अपने ही लॉ अपने को इतना दर्द हो रहा है पढ़ने लिखने समझने में. इमेजिन कीजिए मल्टीनेशनल कंपनी, वर्ल्ड. भाई इंडिया के लॉज अलग होंगे एज कंपेयर टू US लॉज, एज कंपेयर टू द चाइना लॉ, PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उनके लॉज अलग होंगे. ऑस्ट्रेलिया के लॉज अलग होंगे, यूनाइटेड किंगडम के लॉज अलग होंगे. अब आपकी कंपनी जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, उसके ब्रांचेस जो है ना, उसके जो ऑर्गेनाइजेशन, उसका नेटवर्क जो है ना, फैला हुआ है पूरी दुनिया में. और जहां पे वो लोग काम कर रहे हैं वहां के लॉज को उन्होंने कंप्लाई करना है, और ऑडिटर ने देखना है कि वहां के लॉ कंप्लाई हो रहे कि नहीं हो रहे. अब तुम इंडिया के CA हो, तुमको यहां के इंडिया के लॉ मुश्किल से याद हो गए. सही है ना? अब तुम्हारे पास ऐसा क्लाइंट है जो क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी. बराबर, जाओ करो ऑडिट. तो क्या होगा सर? मुश्किल हो जाएगा दो चीजों के लिए. एक तो डिटेल्ड काम नहीं कर सकते, एक तो क्या हो सकता है? लॉजिक समझो. एक तो क्या नहीं हो सकता? डिटेल्ड काम नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज सर टाइम एंड प्लेस कॉन्स्ट्रेंट, दो चीजें की वजह से. एक टाइम एंड प्लेस कॉन्स्ट्रेंट. टाइम मतलब सर वहां जाना आना, यहां से US जाने को 36 घंटे लगते फ्लाइट से. मजाक नहीं कर रहा हूं. 36 आवर्स यू विल टेक टू गो टू US एंड अगेन कम बैक 36 आवर्स. बराबर. जेट लैग अलग, फिर वहां का डिटेल्ड काम करने के लिए समय नहीं आपके पास. टाइम कॉन्स्ट्रेंट. प्लेस कॉन्स्ट्रेंट, वहां के लोकल लॉस स्टडी आपको करना पड़ेगा, वो कॉन्स्ट्रेंट. तो भाई इतना कॉन्स्टेंट में काहे जीना है? उससे अच्छा वही का जो CPA है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, बराबर के नहीं, उसी को दे दो ना भैया काम. इंडिया का मैं संभालता हूं, US का वो संभाल लेगा, UK का वो संभाल लेगा. फिर जब रिपोर्ट देना होगा तीनों मिलके साथ में दे देंगे. सही बात है ना? सो ये आपको फायदा होता है कौन से कॉन्सेप्ट के वजह से? जॉइंट ऑडिट के वजह से. क्लियर है? एकदम सिंपल है. सो क्या कहता है? इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, क्या कहते हैं? वर्क कैन बी स्प्रेड. काम बांटा जा सकता है ना, बराबर. यूजिंग द एक्सपर्टीज ऑफ लोकल फर्म्स, वहां के लोकल फर्म्स का एक्सपर्टीज यूज करेंगे, बराबर के नहीं. सो इन केस ऑफ, बोलो मेरे साथ साथ पढ़ के, इन केस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, वर्क कैन बी स्प्रेड यूजिंग द नॉलेज ऑफ लोकल एक्सपर्ट फर्म्स, बराबर, विच आर इन बेटर पोजिशन टू डील विद द डिटेल्ड वर्क एंड टू कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशंस एज वेल. सही बात है ना? सो दो बातें ध्यान में रखना. वो क्यों हम लोग काम बांट रहे हैं? डिटेल्ड काम करने के लिए, और दूसरा लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करने के लिए, उनको डील करने के लिए. सही है एकदम? यस. कितने पॉइंट हो गए अपने? 7. बताएंगे आप मुझे? फर्स्ट पॉइंट, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज. एकदम आराम से रिलैक्स में, कोई आज रिलैक्स डे आज आपका. फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज. सेकेंड पॉइंट, एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन. थर्ड पॉइंट, लोअर वर्कलोड. बिकॉज ऑफ sharing of expertise, advantage of mutual consultation and lower workload, there is better quality of performance and improved services to the client.
फिर आपका 6th पॉइंट टंग ट्विस्टर आपका मस्त एकदम, बोलो मस्त एकदम बेस्ट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी टेकन ओवर इन अ टेक ओवर इज ऑफन. एंड 7th पॉइंट क्या बोला, इन केस ऑफ multinational companies work can be spread using the knowledge of local firms which are in a better position to deal with the detailed work and laws and regulations. बराबर. अब 8th और 9th पॉइंट बराबर. 8th और 9th पॉइंट क्या कहता है, लोअर लोअर, बोलो लोअर लोअर, बोलो ना लोअर लोअर, बोलो ना. 8th और 9th पॉइंट क्या है, लोअर लोअर, बोलो लोअर लोअर, बोलो और एक बार लोअर लोअर, लोअर कॉस्ट लोअर कॉस्ट. अरे समझो ना, 8th और 9th पॉइंट कैसे याद करना है आपको, लोअर लोअर, लोअर कॉस्ट लोअर कॉस्ट. अब दोनों में लोअर कॉस्ट है. एक कौन सा लोअर कॉस्ट बोल रहे हैं, स्टाफ को ट्रेनिंग या उसको डेवलप करने का कॉस्ट, एंड दूसरा टू कैरी आउट द वर्क. स्टाफ को डेवलप मतलब स्टाफ को ट्रेनिंग करने का खर्चा कम हो जाएगा दोनों फर्म्स का. पूछो कैसे, क्योंकि कुछ ट्रेनिंग वो देगा, कुछ ट्रेनिंग हम देंगे. समझ रहे बात को. एंड दूसरा क्या कहता है, लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क. काम बटेगा तो मालिक खर्चा भी बटेगा ना. उधर ऊपर पड़ा ना लोअर वर्कलोड, काम बटा ना, तो काम बटेगा तो खर्चा भी तो बटेगा ना. सो लोअर कॉस्ट ऑल्सो टू कैरी आउट द वर्क. 8th और 9th पॉइंट वेरी सिंपल. 8th और 9th पॉइंट वेरी सिंपल. तो कौन से पॉइंट है बताइए, अरे बोलो बच्चों, लोअर कॉस्ट लोअर कॉस्ट, लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट एंड लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क. एकदम आसान है, परफेक्ट है. एंड लास्ट में क्या कहता है, अ सेंस ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन. अब क्या हुआ, ये सेंस ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन आपको फर्स्ट बेंच पे देखने को मिलती. जैसे अगर है ना वो लविश लास्ट बेंच पे बैठा है, कुछ टाइम पास कर रहा है, नुस्ता पढ़ाई में मन नहीं कर रहा, कुछ नहीं लग रहा, तो उसको मैंने आगे बुलाया, बेटा बेटा फर्स्ट बेंच पे आ जा. और वो फर्स्ट बेंच पे आ गया बेटा. एंड ये दीदी यहाँ पे बैठे ना फर्स्ट बेंच पे, एकदम भयंकर स्कॉलर, ऐसा अंडरलाइन मार्किंग नोटिंग स्टिकी नोट्स हाईलाइट माँ कसम. अब क्या हुआ, लविश आया, लविश की बुक तो एकदम प्लेन नवी कोरी एकदम ब्रांड न्यू. एंड बाजू में देखता दीदी की बुक तो ओ माय गॉड. उसको ऐसा ऐसा देखा कभी आपने, किसी की बुक आपने देखी होंगी कि जो एकदम ऐसे पढ़ाकू बच्चे होते ना, उनकी बुक में मार्किंग नोटिंग अंडरलाइनिंग हाईलाइट देख के डर लगता भाई. उधर ही इंसान आधा हो जाता भाई, किसी से भी बुक मांगूंगा तेरे से बुक नहीं लूंगा, ऐसा लगता है. तो अब क्या हुआ, वो आगे देखा भाई, अब वो इतना कर रही है, तो इसको थोड़ा ऐसा लग रहा है भाई ये इतनी कर, मैं कुछ तो कर लूं. तो वो पीयर प्रेशर में आके, आप समझ रहे, पीयर प्रेशर में आके वो बोलता है कम से कम मैं एक तो अंडरलाइन कर लूं, मैं एक तो टिक कर लूं. बराबर. तो ये क्या हुआ, ये क्यों कर रहा है, ये कंपटीशन में कर रहा है, ये कि ये इतना कर रही है तो मैं थोड़ा तो कर लूं अच्छे से. तो ये जो कंपटीशन है ये अच्छा है कि बुरा है, ये इट्स अ गुड कंपटीशन. क्योंकि आप समझिए दोनों अच्छा करने के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं कि हु कैन डू बेटर. सो दिस टाइप ऑफ कंपटीशन इज नथिंग बट अ हेल्दी कंपटीशन. सेम वे में इमेजिन कीजिए हर्षद जाजू और ईवाई, ये दोनों फर्म्स काम कर रहे हैं साथ में. अब वो देख रहे हैं हर्षद सर क्या काम कर रहा है, आहा आहा. ईवाई वालों को ऐसा, अरे यार ये इतना रुक, मैं दिखा तेरे को, मैं और अच्छा करके दिखाएगा. फिर वो अच्छा करेंगे तो बोले अच्छा तुम अच्छा करोगे, रुको मैं करके दिखाता हूं अच्छा. सो वी आर फाइटिंग टू डू व्हाट, गुड वर्क और बैड वर्क, गुड वर्क. सो दैट्स अ एडवांटेज दैट द क्लाइंट विल हैव, that both are fighting to do the good work. So that is the advantage we get. वो कौन सा है, a sense of healthy competition यहां पे create हो जाता है. समझे बात को आप? Yes sir. तो last point क्या है, a sense of healthy competition. देखो first 5 points याद करने को कोई दिक्कत नहीं था. 6th point remember आपका tongue twister है. 7th point multinational companies है. 8th और 9th point lower 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 lower. सही है एकदम. yes. और 10th point अपना सेंस ऑफ हेल्दी कंपटीशन. सिंपल एकदम. यस. ट्राई करेंगे एक बार बोलने का. क्वेश्चन क्या था, नहीं तो मालिक सर सब याद है ये, और क्वेश्चन क्या है भाया यही नहीं पता. तो व्हाट्स द क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ जॉइंट ऑडिट. रिमेंबर आगे चल के हम लोग है ना बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पढ़ने वाले हैं जहां आप कंफ्यूज हो जाओगे. देखो क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको, नोट कराऊंगा भी. क्वेश्चंस which may sound similar but will be altogether different.
एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे। एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट ऑडिट, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्रामिंग, एडवांटेजेस ऑफ क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस आपको पढ़ना है। या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग ऑडिट वर्किंग पेपर्स, तो उसमें कॉमन क्या रहेगा, सब में मालूम है, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। फिर उसमें चेंज होते जाएगा सिर्फ ऑडिट, जॉइंट ऑडिट, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रेटेजी। आप समझ रहे बात को? तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। और मेरे जैसा अगर पेपर सेटर रहा तो वो तो क्या करेगा मालूम है आपको, ये फर्स्ट पेज के लास्ट लाइन में क्वेश्चन लिखेगा, ये व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, और नेक्स्ट पेज पे जो दूसरा देना है वो दूंगा, एक छोटा सा वर्ड। तो बच्चा इमोशनल होकर सिर्फ फर्स्ट पेज का लास्ट लाइन पढ़ेगा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, बच्चा जय माता दी लिख के आएगा, पेज टर्न करके अबे यार ये तो प्लानिंग लिखा है यहाँ। समझ रहे? तो दर्द बहुत गहरा होगा उसमें, दिल में उठा दर्द करारा। आई बात समझ में? तो ऐसा हो सकता है। एंड क्या होता है फिर, अभी ये जो मैंने बातें बोल दी तो इसमें क्या हो गया, आप पूरे दूसरे जोन में चले गए, ये तो भूल गए आप। हाँ है ना, याद है? चेक करेंगे, आपको आपकी कसम है, बुक में नहीं देखना, आपको आपकी कसम है। हाँ हाँ, चलिए तो क्या बोल रहे हैं अपन यहां पे, एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट ऑडिट। चलिए बोलो क्या कहता है, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज, एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन एंड लोअर वर्कलोड बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज, advantage of mutual consultation and lower workload, there is better quality of performance and improved services to the client. Sixth point आपका favorite, displacement of the auditor of a company taken over in a takeover is often. Seventh point, in case of multinational companies, work can be spread using the knowledge of local expert firms which are in a better position to deal with detailed work and laws and regulations. 8th और 9th point simple, lower cost. Number 1 lower staff development cost and number 2 lower cost to carry out the work, बराबर। and last point a sense of healthy competition. लास्ट में disadvantages, एकदम सिंपल। क्या हुआ, अब ये दोनों फर्म साथ में काम कर रहे हैं, बराबर साथ में काम कर रहे, तो क्या हुआ, असाइनमेंट था 10 लाख का, बट अब जब चेक दिया जाएगा तो क्या होगा, 5 लाख। ओहो, तो क्या हो गया यहां पे, फीस बीइंग शेयर्ड। और आप समझिए जैसे ये फीस शेयर हो गई ना, ये सारे फसाद की जो जड़ है ना, ये है पैसा। ये पैसे के वजह से सब प्रॉब्लम हो गया। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, अभी एडवांटेज मस्त है, एकदम बढ़िया सर माहौल, बट जहां पैसे की बात, देखो उसको वो नहीं दिख रहा है कि भाई तेरा लोअर वर्कलोड है, तेरा कॉस्ट भी स्प्लिट हो रहा है, नहीं हो रहा है यार, फीस बढ़ गई यार। तो क्या हो गया, फीस जैसे स्प्लिट हो गई, ये पागल हो गया, एंड ही गॉट व्हाट, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया रे उसको। अरे क्या बोलूं मैं अभी आपको, क्या हो गया उसको, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि अब उसको क्या लग रहा है, अब ईवर वाला क्या बोल रहा है, अरे यार मैं इतना बड़ा फर्म है, ये हर्षद जाजू क्या फर्म है यार। आई बात समझ में? व्हेन फर्म ऑफ डिफरेंट स्टैंडिंग्स आर वर्किंग टुगेदर, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है ना। वो बोलता है मेरा ओहदा कितना ज्यादा है यार, मेरा स्टेचर, मेरा पोजीशन, बराबर मैं बहुत बड़ा हूं, इनके साथ कैसा काम करेगा रे, बराबर के नहीं। सो क्या हुआ यहां पे, आप समझिए जैसे ही फीस स्प्लिट हो गया, इसको ईगो हर्ट हो गया। क्या हो गया, उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया। व्हेन फर्म्स ऑफ डिफरेंट स्टैंडिंग आर वर्किंग टुगेदर। अब फिर क्या हो गया, ये उसको क्या हो गया, उसको ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आया, उसमें उसको कौन सा कॉम्प्लेक्स आया, सुपीरियरिटी। क्योंकि डिफरेंट स्टैंडिंग के लोग थे, तो इसके लिए उनको कौन सा कॉम्प्लेक्स आया, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया। बोले अपन इज भारी, आई बात समझ में? सो दे गॉट व्हाट इज अ जनरल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आई बात समझ में आपको? सो ऐसा कॉम्प्लेक्स आया उनको, बोले मैं काम नहीं करेगा तेरे साथ, भाई तू कौन है यार, मैं बड़ा फर्म है, ऐसा ऐसा। अब अपन क्या बोलेंगे, सर आप होंगे बड़े फर्म, बट अल्टीमेटली आप भी सीए, मैं भी सीए, भाई खत्म हो गई बात। आपने भी जितना मेहनत किया सीए बनने के लिए, मैंने भी उतनी मेहनत करी है। हाँ, तो तुम आप हमें ऐसे डिस्काउंट नहीं कर सकते, ऐसे डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। हाँ, तो तुम अगर हमारे साथ काम नहीं कर रहे तो जाओ, मेरे को भी नहीं करना काम, नहीं करना। तो क्या हो गया, प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन हो गया। बोलते मैं नहीं करेगा, तू भी मत कर।
तो समझ रहे हैं सारे फसाद की जड़ कहां है? पैसा। देखो फीस क्या हो गया? स्प्लिट हो गया, फीस बीइंग शेयर्ड, तो ये पागल हो गया। क्या हो गया? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसको उस प्रॉब्लम से क्या आने लग गया? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। भाई अपन कम है क्या, तो जाओ हम भी नहीं करेंगे तुम्हारे साथ काम। तो क्या हो गया? प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। उसको लग रहा है मैं करेगा, मेरे को लग रहा है वो करेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं दोनों में। जॉइंट ऑडिट में मिलके काम कर रहे हैं ना, तो उसको लग रहा है हर्षद कर लेगा, मेरे को लग रहा है वो बड़ी फर्म ना वो कर लेंगे, बराबर। बट अब क्या हुआ? पकड़े गए, ये काम हुआ ही नहीं ठीक से। अब कौन जिम्मेदार? तू जिम्मेदार, तू जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार? वो स्पाइडरमैन का मीम याद है आपको? वैसा हो गया वो, तू जिम्मेदार के तू जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार, बराबर। सो क्या हुआ? क्या हो गया? एरियाज ऑफ कॉमन कंसर्न इज व्हाट? नेग्लेक्टेड। उसको लग रहा है मैं करेगा, उसको लग रहा है वो करेगा। आई बात समझ में? सो देर इज व्हाट? एरियाज ऑफ कॉमन कंसर्न इज नेग्लेक्टेड एंड देयरफॉर देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट लायबिलिटी फॉर वर्क डन। कि कौन जिम्मेदार पता नहीं चल रहा। उसको जिम्मेदारी ठहराए क्या, अपन जिम्मेदारी ले। हो गया डिसएडवांटेजेस। सारे फसाद की जड़ क्या है? पैसा। बताओ फर्स्ट क्या हुआ? फीस बीइंग शेयर्ड। इसके वजह से क्या हुआ? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। सो ही गॉट व्हाट? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो इसके वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। कोऑर्डिनेशन नहीं होने के वजह से कॉमन एरियाज आर निग्लेक्टेड एंड नाउ द प्रॉब्लम इज हु इज लायबल, दैट इज अनसर्टेनिटी अबाउट लायबिलिटी फॉर वर्क डन। आई बात समझ में? एक बार फिर से बोलेंगे। फीस बीइंग शेयर्ड, मेरे पास ध्यान देंगे। फर्स्ट क्या हुआ? फीस बीइंग शेयर्ड, जिसके वजह से सो देयर इज अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ, सो कॉमन एरिया इज, सो हु इज लायबल? अनसर्टेनिटी। सो अनसर्टेनिटी ऑफ लायबिलिटी ऑफ वर्क डन। सही है एकदम? यस। तो ये क्या हो गया अपना? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब ये क्या हो गया? देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट लायबिलिटी फॉर वर्क डन ना। कौन जिम्मेदार, कितना जिम्मेदार, क्या होगा, कौन होगा, प्रॉब्लम हो गया ये। तो क्या हो गया? दोनों जॉइंट ऑडिटर्स क्या बोल रहे? प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन ना। ये बोलता मैं भी काम नहीं करेगा, वो भी क्या बोलता मैं भी काम नहीं करेगा। वो दोनों क्या बोल रहे? मैं काम नहीं करेगा, वो भी क्या बोलता मैं भी काम नहीं करेगा। तू काम करेगा? नहीं। वो बोलता है ये भी नहीं। दोनों क्या बोल रहे? नहीं नहीं। दोनों नहीं नहीं बोल रहे, मैं भी काम नहीं करेगा, वो भी काम नहीं करेगा। तो इंस्टीट्यूट ने बोला साला तुम दोनों नहीं नहीं कर रहे ना, रुको, कौन कितना जिम्मेदार है उसका डिसाइड करने के लिए मैं एक स्टैंडर्ड देता हूं। तो इंस्टीट्यूट ने इसके लिए एक स्टैंडर्ड दिया, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एसए नंबर 2 नहीं नहीं। अरे समझा क्या? दोनों ने क्या किया? नहीं नहीं। तो इसके इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड दिया, तुम दोनों क्या कर रहे? नहीं नहीं ना, रुको मैं एक स्टैंडर्ड देता हूं, एसए नंबर 299। क्या बोलता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स। अभी सिर्फ नाम वहां पे, नंबर वहां पे नोट करके रखना, एसए 299। हम लोग वो स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे, बट अभी उसका नाम और नंबर आपको पता होना चाहिए। एसए 299 रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर जॉइंट ऑडिटर्स। सिंपल एकदम बात। यस सर। तो यहां पे आप स्टैंडर्ड नंबर भूलना नहीं, क्योंकि दोनों ने क्या किया? नहीं नहीं। तो एसए नंबर 299 दोनों ने 99 किया, 999। ओके, यू गॉट इट राइट? हाँ, ओके। सो दैट इज व्हाट अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट ऑडिट। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? यस। कल मिलेंगे। ये छोटू सा जो पार्ट है अपना ब्रांच ऑडिट का, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एंड वो होने के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कॉस्ट ऑडिट। सो कल हम लोग, ध्यान से सुनना, कल आएंगे स्ट्रेट वे हम लोग पहले ब्रांच ऑफिस अकाउंट्स का ऑडिट का वो देखेंगे, कॉस्ट ऑडिट पढ़ेंगे, फिर टाइम बचा तो रिवीजन करेंगे। ओके? अरे बोलो। एंड देन अ चैप्टर स्टैंड्स व्हाट? कंप्लीटेड, राइट? थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट 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 डे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।